बस आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने, बस एक ही पीडीएफ पढ़ो, वन शॉट देखो और फटाफट से आप एग्जाम देने चले जाओ। 90 to 95% आराम से आ जाएंगे। इस गेस्ट पेपर का सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी कुछ भी चाहिए या फिर इसके नोट्स चाहिए, बिल्कुल रेडी हैं। वन शॉट मैंने कंप्लीट करा दिया इसका सिलेबस वाला, वो देख लेना और ये वाला वीडियो और नोट्स वगैरह पढ़ लेना। 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। स्टार्ट करते हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप BCOS 186। ठीक है, तो अगर आप बीकॉम जी के हैं या फिर बीकॉम एफ के हैं तो मैं ये स्टार्ट करा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने बीकॉम एफ का सबसे पहला पेपर यही है, तो बच्चों की डिमांड पे ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ। जो सब्जेक्ट रह गए हैं वो भी फर्दर आते रहेंगे। मैंने माइक्रो करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा दिया और अब ये आज वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? आप पर्सनल सेलिंग से क्या समझते हैं? एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्सनल सेलिंग। छोटी मोटी स्पेलिंग में कुछ एरर्स हैं तो उसको इग्नोर करो, मैं साथ साथ इसको करेक्ट कराती रहूंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलिंग जो है, यहाँ पर जो है डबल एल आना था, ठीक है, तो सिंगल है, तो यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे जो है बनाते वक्त थोड़े बहुत एरर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करें। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? आप पर्सनल सेलिंग से क्या समझते हैं और उसके फायदे और नुकसान क्या है? तो सबसे पहले सेलिंग वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी सामान बेचना, सेल करना। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पर्सनल सेलिंग एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किसके बीच का? आपके सेल पर्सन का और पोटेंशियल कस्टमर का। ठीक है, सेल पर्सन यानी कि जो सामान को बेचना चाहता है, कस्टमर जो खरीदना चाहता है, इनका आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। वेयर द सेल पर्सन एम्स टू परस्यू द कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि जो सेल्स पर्सन है उसका मकसद क्या है कि कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करे, खरीद ले। इट इन्वॉल्व बिल्डिंग रिलेशनशिप, वो अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है जिससे कि वो कस्टमर की नीड को पहचानेगा, फिर उसको उसके हिसाब से सोल्यूशन, उसकी नीड के हिसाब से सोल्यूशन बताएगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट लो तो आपको ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारा कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी सेल्स पर्सन का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जब भी कोई सेल्स पर्सन या सेल्स वुमेन आजकल आप देख रहे हैं, तो वो जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हमें दिखाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो जब भी कोई कस्टमर नया होता है तो उसको काफी डिटेल में बताता है। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना चाहता है, कस्टमर की नीड को पहचानना चाहता है, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा है, सब चीजें चेक करना चाहता है और बढ़िया से उसको एक्सप्लेन करता है और उसके फायदे की चीज देता है, सो दैट वो कस्टमर बार बार उसी से ही खरीदे। ठीक है, अब पर्सनल सेलिंग के कुछ फायदे भी हैं, एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ 5 लिखे हैं। सबसे पहला आता है बिल्डिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। पर्सनल सेलिंग अलाउ सेल्स पीपल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना लॉयल्टी एंड ट्रस्ट के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर सेल पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, लॉयल है, यानी कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से क्या होगा कि वो बार बार सामान के लिए उसको फोन करेगा। अगर एक बार वो घटिया सामान या फिर चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट ज्यादा महंगे में बेच देगा तो दोबारा उसको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, कस्टमाइज सोल्यूशन, इसमें क्या होता है, सेल्स पीपल कैन टेलर दे पिचेस टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ ईच कस्टमर, इंक्रीजिंग द लाइवलीहुड ऑफ द सेल। अगर उसको अपनी स्केल आगे, अपनी सेल्स को आगे तक बढ़ा के रखना है, इंक्रीज करना है डे बाय डे, तो अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड को फुलफिल करते रहना है। ठीक है, उनको सोल्यूशन बताते रहना है कि उनके हिसाब से बेस्ट क्या है। उसके बाद आता है फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक, यानी पर्सनल सेलिंग प्रोवाइड करता है इमीडिएट फीडबैक, इनेबलिंग सेल्स पीपल टू एडजस्ट देयर अप्रोच एंड रिस्पॉन्ड टू द कस्टमर कंसर्न। फीडबैक भी लेना चाहिए कि आपको, जैसे हम क्या होता है, हम सामान आजकल आप देखते हो कि ऑनलाइन रेटिंग रिव्यूज, ऐसे ही सेल्स पर्सन क्या कहना चाहता है कि आप अपना फीडबैक शेयर करो, सो दैट क्या होता है कि हम अपने कस्टमर कंसर्न के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है कम्प्लेक्स प्रोडक्ट सेल, इसमें क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की सेल को कम्प्लेक्स करते हैं। जैसे पर्सनल सेलिंग एक पर्टिकुलरली इफेक्टिव है for complex or high value product where customer require detailed information and demonstration, यानी कि प्रोडक्ट की सेल जो होती है कम्प्लेक्स कैसे होती है, यानी कि अगर हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, कस्टमर को जरूरत होती है डिटेल इन्फॉर्मेशन की, और काफी कस्टमर तो डिटेल में पूछना चाहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में तो पूछना बनता भी है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा पहले तो वो जानना चाहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में आता है सेल्स पीपल कैन अडेप्ट दिस सेल पिच टू डिफरेंट कस्टमर टाइप, पर्सनालिटी, बाइंग बिहेवियर। तो मैंने ये चीज आपको अभी बताई, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि हमें क्या करना है, सेल्स पीपल को अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर के टाइप, पर्सनालिटी, बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो हर कस्टमर से सेम तरीके से बात नहीं कर सकता, किसी को ज्यादा समझाना पड़ता है तो ज्यादा समझाएगा, किसी को कम समझाना पड़ता है तो कम। तो इस अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग भी है, पर्सनालिटी, बिहेवियर, इन सब के अकॉर्डिंग उसे समझाना पड़ता है। तो कुछ बुराइयां भी हैं पर्सनल सेलिंग की। सबसे पहले हाई कॉस्ट है, पर्सनल सेलिंग कैन बी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। ठीक है, इट रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द सेल्स फॉर ट्रेनिंग, सैलरी, ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसके अंदर ना कुछ
इधर से उधर जाने के खर्चे, सैलरी, सेल्स फोर्स ट्रेनिंग, ये सब आ जाता है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। लिमिटेड रीच रहती है। पर्सनल सेलिंग इज टिपिकली लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया और कस्टमर बेस। यानी आप खुद सोचो कि अगर कोई दिल्ली का पर्सन है, क्या वो डेली अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री में जाके अपना सामान बेच सकता है? नहीं बेच सकता। वो 3 किलो 5 किलो के दायरे में आसपास जाके ही सामान को दिखा सकता है और बेच सकता है, तो इसकी रीच बहुत लिमिटेड है। डिपेंडेंस ऑन सेल पीपल, हम लोग, ये एक बुराई है। द सक्सेस ऑफ पर्सनल सेलिंग डिपेंड्स हेविली ऑन द स्किल, नॉलेज, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल्स पीपल। यानी कि सेल्स पीपल की डिपेंडेंस जो होती है, देखो पर्सनल सेलिंग जो होती है ना, उसकी जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है सेल पर्सन की स्किल पे, उसकी नॉलेज पे। अगर उसको अच्छी स्किल है, अच्छी नॉलेज है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस काफी हाई हो जाएगी और वो काफी अच्छी सेल्स कर पाएगा। ठीक है, अगर उसका समझाने का तरीका अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, तो वो आगे तक जो है टिका रहेगा। रिजेक्शन एंड बर्नआउट में क्या होता है? सेल्स पीपल में एक्सपीरियंस रिजेक्शन एंड बर्नआउट ड्यू टू द हाई प्रेशर नेचर ऑफ द रोल। काफी बार कंपनीज क्या करती हैं, उनको रिजेक्ट कर देती हैं, जो कि सेल्स पीपल अच्छी सेल्स करके नहीं देते, या अच्छे से बात नहीं करते, या फिर अच्छे से ट्रीट नहीं करते कस्टमर को, तो रिजेक्शन भी मिल जाती है। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है। अब क्या होता है, नया नया कस्टमर बनाने के लिए चीजें समझानी पड़ती हैं बहुत ज्यादा डिटेल में, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। रिलेशन बिल्ड करने में, कस्टमर की नीड के को पहचानने में, सोल्यूशन निकालने में टाइम ज्यादा लगता है। इतना समझ गए? तो पर्सनल सेलिंग आप देख रहे हो, इस तरीके का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग। भाई अब तक हमने समझा कि पर्सनल सेलिंग, उसके फायदे नुकसान। अब बात आती है पर्सनल सेलिंग के प्रोसेस की और उसके गोल के बारे में, ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य क्या है। तो पर्सनल सेलिंग का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से है? द प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स सर्वल स्टेजेस आती हैं इसके अंदर, यहाँ पर सर्वल स्टेजेस हैं। ठीक है, टू फॉलो टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन, कस्टमर के साथ उसको बिल्ड करना है, ताकि सो दैट जो कस्टमर है वो सामान या फिर जो भी सर्विस है वो ले। सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में आता है हमें पोटेंशियल कस्टमर को सबसे पहले तो पहचानना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी नीड के हिसाब से या फिर उसकी परचेजिंग पावर को चेक करना है कि वो किस हद तक खरीद सकता है। आपने देखा होगा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ दुकानदार का, कि जब भी आप एक दुकान पे शुरू शुरू में जाते हैं तो वो आपको नहीं जानता, ठीक है, तो वो आपको काफी प्रोडक्ट दिखाता है, लेकिन जब आप बार बार जाने लगते हो तो उसको पता लग जाता है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हो, आपका बिहेवियर देख लेता है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से वो चीजें जज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है चीजों को, तो उस हिसाब से वो आगे प्रोडक्ट दिखाया करता है। तो नेक्स्ट इसमें आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच में क्या होता है, सेकंड वाले में आता है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, दे नीड्स, दे बाइंग बिहेवियर। वही वाली बात आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, चीजों को, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है कस्टमर के रिगार्डिंग, उसकी नीड के हिसाब से, उसको उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है अप्रोच, हम फिर उसको अप्रोच करते हैं। ठीक है, पहले कस्टमर की नीड को पहचानना, ठीक है, फिर क्या करना, उसका बिहेवियर चेक करना, फिर अप्रोच करना, मेकिंग इनिशियल कांटेक्ट विद द कस्टमर, बिल्डिंग, यानी कि हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट के लिए उसको अप्रोच करना है। आपने सेल्स पीपल को देखा हो, गली गली में भी बहुत सारे, पहले सर्फ एक्सल का बहुत चलता था, ठीक है, सेल्स वुमन ले लेके घूमती थी, शैम्पू है, कोई भी साबुन है, तो उसके लिए हमें अप्रोच किया जाता था, ऐसे ऐसे बोलते थे, ऑफर है ये वो, ऐसे करके ले लो, ठीक है, तो कितना मीठा तरीके से वो लोग बोलते हैं, तो ये होता है। तो ऐसे ही है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, हम अपने कस्टमर को क्या करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस को क्या करेंगे, प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, हाईलाइटिंग द फीचर, उसके फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, उसके फायदे बताएंगे। ठीक है, नुकसान कोई बताएगा तो कोई प्रोडक्ट क्यों ही लेगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आता है कस्टमर कंसर्न एंड ऑब्जेक्शन एड्रेसिंग, ठीक है, यानी कि प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। क्लोजिंग में क्या होता है, फाइनलाइजिंग द सेल्स, ठीक है, नेगोशिएटिंग टर्म्स, इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और इस तरीके से हम बताते हैं कस्टमर फटाफट से सेटिस्फाई हो जाए, प्रोडक्ट ले भी ले। फिर फॉलो अप में आता है कि जब उसने प्रोडक्ट ले ही लिया, ठीक है, वो कस्टमर सेटिस्फाई भी हो गया, उसके बाद का काम क्या है, उसके बाद का सबसे मेन काम है जो है फॉलो अप, यानी उसके साथ रिलेशनशिप आगे तक मेंटेन करके रखना। आफ्टर सेल सपोर्ट, यानी सेल होने के बाद सपोर्ट करना, ये तो आप समझ ही सकते हो। अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर सेल, यानी कि उसकी नीड को पहचानना, सो दैट वो आगे भी चीजें खरीदे। अब मकसद क्या है पर्सनल सेलिंग का, सबसे पहले वही रिलेशनशिप बिल्ड करना, सेल्स को बढ़ाना, कस्टमर सोल्यूशन प्रोवाइड करना, फीडबैक गैदर करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना। ये वही पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये फीचर्स में से ही बनते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं कराया, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर समझा दिया आपको। ठीक है, ये इस तरीके से डायग्राम बना है, आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस वाला। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सेल्समैनशिप, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सेलमैन। तो देखो भाई, सेलमैनशिप और सेलमैन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस है, तो भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, और ऐसे आएगा क्वेश्चन तो भी आप कर पाओगे, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। सेलमैनशिप रेफर्स टू द आर्ट ऑफ परस्यूडिंग
पोटेंशियल कस्टमर टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस, वही समझ आ गया। सेलमैनशिप क्या है, एक तरीके का आर्ट है, एक कला है कि आप अपने आप को किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जो है आप कस्टमर तक पहुंचाते हो और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। इट इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल भी आती है, नॉलेज आती है, टेक्निक आती है कि आप किस तरीके से उस प्रोडक्ट को बेचोगे। यानी कि आपको पहचानना है उसकी नीड को, कस्टमर की सोल्यूशन देने हैं उसके नीड के अकॉर्डिंग, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो ड्यूटी क्या है सेलमैन की, तो सबसे पहले ड्यूटी आती है प्रोस्पेक्टिंग। फिर से वही पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो स्टार्टिंग में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। नीड्स असेसमेंट, यानी आपको कस्टमर की नीड को पहचानना। प्रेजेंटेशन, आप किस तरीके से अब उस प्रोडक्ट के बारे में उसके बेनिफिट्स बता रहे हो, ठीक है। क्लोजिंग सेल्स हो गई, फॉलो अप हो गया, रिपोर्टिंग रिकॉर्ड्स कीपिंग हो गया, यानी कि आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाने हैं सेल्स एक्टिविटी के। कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है आपका, सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है, सो दैट अगर यहाँ पे कुछ गलतियां हो तो आगे उस चीज पे ध्यान देके आप अपनी सेल्स को बढ़ा सको। कंटिन्यूअस लर्निंग है, आप रोज कुछ ना कुछ नए नए कस्टमर से मिलोगे तो नया नया चीज सीखोगे कि हर सेल्स पर्सन को किस तरीके से सामान को बेचना है, ठीक है। की स्किल्स एंड क्वालिटी क्या है सेल्समैन की, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि अगर सेलमैन अच्छी क्वालिटीज यानी अगर उसके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वो अच्छे से बात नहीं करता है, तो वो अपने सामान को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बेच सकता। उसको प्रोडक्ट की नॉलेज भी खुद भी होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स पता होने चाहिए, सो दैट ही वो बेच पाएगा। इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए कस्टमर के साथ, कलीग के साथ, स्टेक होल्डर्स। नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए, यानी कि अगर थोड़ा बहुत कोई कम कराए तो नेगोशिएट भी कर ले, ये नहीं कि बोले कि भाई ये तो फिक्स्ड ही है, क्योंकि कोई चीज जो होती है वो नेगोशिएशन पे आधारित होती है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी उसके सेल्स की जो टारगेट है वो उसको टाइमली पूरा कर ले, ये नहीं कि एक प्रोडक्ट को बेचने में उसने 1 साल लगा दिया, ठीक है, या 2-2 महीने लगा दिया। अडेप्टेबिलिटी में कि कस्टमर की नीड जो है वो चेंज हो रही है, आजकल मार्केट ट्रेंड, सेल्स एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को उसी वातावरण में ढाल ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं और सेल्स मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी संस्था के अंदर। तो सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप, कंट्रोल, यानी कि पोस्ट डीसी बोल सकते हैं। सेल्स मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर है, सेल को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, और सेल्स को मैनेज करना मतलब पहले प्लानिंग करो, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करो, फिर लीडरशिप, फिर कंट्रोल ऑफ सेल्स एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या आता है कि आप अपनी सेल के गोल को पहले सेट कर लो। क्या करो, सेल के गोल को सेट कर लो कि आपने इस महीने जो है 500 प्रोडक्ट जो है सेल करने हैं, तो ऐसे इस तरीके के जो सेल्स गोल्स हैं वो आप पहले से सेट कर लो। सेल्स की स्ट्रैटेजी बना लो, सेल्स टीम जो है उसको मैनेज कर लो, सेल्स परफॉर्मेंस अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगी। इसके कुछ फायदे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल है। सबसे पहला तो रेवेन्यू जनरेट होती है, पैसा जनरेट होता है, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल्स को ही मैनेज करना सीख लिया। कस्टमर एक्विजिशन एंड रीअटेंशन, आपको अपने कस्टमर को भगवान समझना है, उसको जो चीज चाहिए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको उसकी मदद करनी है। कंपटीटिव एडवांटेज भी देना है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर 10 बैठे हैं आपके बगल में या आपके साथ कोई 10 सेल्समैन काम कर रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दो। मार्केट इनसाइट्स में आता है कस्टमर की नीड, प्रेफरेंस, मार्केट ट्रेंड्स, ये भी हमारे मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है टीम परफॉर्मेंस। एक बंदा तो कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन सेल्स मैनेजमेंट जो होता है वो हमारी इन्वॉल्व करता है लीडिंग एंड मोटिवेटिंग सेल्स टीम। हमारी सेल्स अगर मैनेज होती है तो उससे हमारी सेल टीम भी क्या होती है, मोटिवेट होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जॉब सेटिस्फेक्शन होता है और ग्रोथ ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसमें क्या होता है, जो सेल्स मैनेजर है क्लोजली लिंक होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, क्योंकि ये हमारे को मदद करता है ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करने में, सेल्स स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में और अपने गोल को अचीव कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, वो है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द सेल्स फोर्स, डिस्क्राइब द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सेल्स पीपल इन अ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ सेल पीपल, कि अगर हमारे को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल पीपल बुलाना है तो सिलेक्शन करने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहला देखो, आपने अगर एचआरएम सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको ये आता होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी भी सेल्स पीपल को बुलाना होता है तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे, हमें जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअल बंदा चाहिए हम वही बुलाना चाहते हो। इंटरनल सोर्सेस कौन से होते हैं, जो कंपनी के अंदर की बात होती है। प्रमोटिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफेक्टिव वे टू fill sales role. Current employee already understand the company culture, product, service,
रिड्यूसिंग ट्रेनिंग टाइम एंड कॉस्ट। देखो इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है कि जो बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके जानकार में कोई या फिर कोई और बंदा जो है काम कर रहा है अंदर कंपनी के अंदर, उसी में से ही जो है हम लोग उठाते हैं ये सेल्स पीपल, सो दैट उनको, इसमें क्या होता है ट्रेनिंग टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, ठीक है, कंपनी का कल्चर प्रोडक्ट वो सब ऑलरेडी करंट एम्प्लॉय जानता होता है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज जो है यहाँ से भी सेल्स पीपल लिए जाते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में क्या होता है, हायरिंग होती है, न्यू एम्प्लॉयज बाहर से बुलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बिल्कुल फ्रेश जिसे हम बोलते हैं। एक्सटर्नल कैंडिडेट कैन बी हैव रिलेवेंट सेल एक्सपीरियंस स्किल्स नॉलेज के एंड उसके हिसाब से बुलाया जाता है। जैसे जॉब पोर्टल एंड वेबसाइट पे हम लोग अपडेट कर देते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, ये सारी जो भी हमारे वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर हम लोग जो है डालते हैं और उसके बाद यहाँ से हमें सेल्स पीपल मिल जाते हैं। सोशल मीडिया आपको पता है कितना ज्यादा, ट्विटर है, ठीक है, और जो आजकल इंस्टाग्राम है, और जहाँ पे भी आपका ये ट्विटर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, यहाँ से आपके जो है बुलाए जाते हैं कैंडिडेट्स। एम्प्लॉयज रेफरल्स में आता है इनकरेजिंग करंट एम्प्लॉय, यानी करंट एम्प्लॉय को ही हम लोग इनकरेज करते हैं कि वो लोग कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट को लेकर आए, ठीक है। इस तरीके से इससे क्या होता है, फास्टर हायरिंग प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज में क्या होता है, पार्टनरिंग विद रिक्रूटमेंट एजेंसी, हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ टाई अप कर लेती है और बता देती है कि इतने एम्प्लॉय चाहिए इस कैटेगरी के, तो वो लोग वहां से भी भेज देते हैं। जॉब फेयर एंड नेटवर्किंग इवेंट में क्या होता है कि हम जॉब फेयर नेटवर्किंग इवेंट्स कैन हेल्प, वो हमारे को कैंडिडेट ढूंढने में मदद करता है। कैंपस रिक्रूटमेंट आपको पता ही होगा, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जो लोग बीए बीकॉम कुछ भी कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज वहां जाके कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करके लाती है, वो कैंपस रिक्रूटमेंट होती है। ऑनलाइन कम्युनिटीज जो है, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक फोरम हो गए, जो कि हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई करती है, पहचानती है। प्रोफेशनल एसोसिएट्स में आता है नेटवर्किंग विद पोटेंशियल प्रोफेशनल एसोसिएशन रिलेटेड टू सेल्स एंड इंडस्ट्री कैन प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिफाइड कैंडिडेट, ठीक है। अगर हमें प्रोफेशनल एसोसिएशन भी एक इसके अंदर पॉइंट है, ठीक है, रिक्रूटमेंट का, तो वो है। तो अब आता है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है सेल्स पीपल का। तो सबसे पहले है इनिशियल स्क्रीनिंग करना, ठीक है। दूसरा है फोन और वीडियो इंटरव्यू लेना, इन पर्सनल इंटरव्यूज, असेसमेंट टेस्ट, रेफरेंस चेक, फाइनल सिलेक्शन, बैकग्राउंड चेक, सेल्स सिमुलेशन, पैनल इंटरव्यूज, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। तो ये इस तरीके का कुछ हमें प्रोसीजर्स बताया गया है। सबसे पहले तो इनिशियल स्क्रीनिंग करना, यानी कि आपको कैंडिडेट को जो है पहचानना है, क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहचानना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट वो पूरी कर सकता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की या नहीं कर सकता। फोन और वीडियो कॉल पे जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, कई दूर की कंट्री से अगर बुलाना है किसी पर्सन को, तो हम लोग ऐसे वीडियो कॉल या फोन कॉल करके इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं। इन पर्सनल इंटरव्यूज तो आपको पता ही है, जो कि पर्सनालिटी, एटीट्यूड, स्किल्स वगैरह चेक करने के लिए होता है। असेसमेंट टेस्ट में क्या चेक होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी आपकी दिमाग की शक्ति, ठीक है, यानी कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप खड़े कैसे होते हैं, आपका स्किल असेसमेंट कैसा है। रेफरेंस चेक होता है एक तो, कि आप किसके थ्रू आए हैं, अगर किसी के द्वारा आए हैं, इंटरनल सोर्स के द्वारा है, तो उसको उसकी प्रोफाइल भी चेक होती है कि कैसी है। फाइनल सिलेक्शन होता है, उसके बाद बैकग्राउंड भी चेक होता है, ठीक है। सेल्स स्टिमुलेशन चेक किए जाते हैं, उसके बाद स्किल एबिलिटी वगैरह अकॉर्डिंग। पैनल इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आपके जो कंडक्टिंग पैनल इंटरव्यूज मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग सेल्स लीडर होता है, प्रोडक्ट एक्सपर्ट होता है, अलग अलग एचआर रिप्रेजेंटेटिव होता है, ताकि आपको अच्छे बेहतर तरीके से जाना जा सके और पहले ही पता लगाया जा सके कि आप आउटपुट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन में आता है कि आपको इंटरव्यूअर से जो है गैदरिंग फीडबैक फ्रॉम इंटरव्यूअर्स एंड इवैल्यूएटिंग कैंडिडेट परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट बेस्ट कैंडिडेट इज सिलेक्टेड फॉर द रोल, और फिर जो बेस्ट होगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। आपने देखा ही होगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती है उसके अंदर दो भी वैकेंसी खाली होती हैं, दो भी लोगों की रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें काफी सारे लोग आ जाते हैं, उसके बाद जो है सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेल रिक्रूटमेंट में आता है, सबसे पहले आता है जॉब रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, किस प्रकार की है, राइट कैंडिडेट क्या है। रिक्रूटमेंट सोर्सेज का कॉम्बिनेशन यूज होता है इसके अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको अभी जो बताया, ऐसा नहीं है सिर्फ इंटरनल ही होगा, एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड होना चाहिए। बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यूज यूज होते हैं, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस वगैरह भी चेकआउट होता है। प्रोवाइड फीडबैक, ये भी मस्ट है, अभी बताया। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस फॉलो होता है, सेल्स लीडर जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, सो दैट पहले से पता लगाया जा सके कि सेल टीम को नीड्स क्या है, उसका कल्चर क्या है। नेक्स्ट आता है बाइंग मोटिव्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बाइंग मोटिव क्या है, और एंड राइट द इम्पोर्टेंस
ठीक है। एंड यूजेस ऑफ बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग, तो बाइंग मोटिव रेफर्स टू द अंडरलाइंग रीजंस और मोटिवेशन दैट ड्राइव्स द कस्टमर परचेजिंग डिसीजन, कि यानी कि हमारा बाइंग मोटिव्स यानी कि हम क्यों वो चीज खरीद रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। दीज मोटिव कैन बी इमोशनल हो है या हमारा रैशनल है या फिर कॉम्बिनेशन है दोनों का। तो सबसे पहले बाइंग मोटिव में आता है इमोशनल मोटिव, हमारा इमोशन मोटिव्स में आता है जैसे कि फीलिंग, इमोशंस, पर्सनल वैल्यूज, जैसे कि डिजायर फॉर स्टेटस, नीड फॉर कंफर्ट, इमोशनल अटैचमेंट टू अ ब्रांड, कि हम उस ब्रांड से कितना अटैच्ड है। तो हमारा क्या मोटिव है, हम लोग उस ब्रांड के साथ अटैच है इसलिए हम खरीद रहे हैं, या फिर हमें वो प्रोडक्ट जो है कंफर्टेबल लगता है, कन्वीनियंस लगता है, या फिर हम अपने स्टेटस को फुलफिल करने के लिए ले रहे हैं। तो हमारा मोटिव क्या है। रैशनल मोटिव्स में आता है, रैशनल मोटिव्स आर ड्राइवन बाय लॉजिकल रीजनिंग, फैक्ट डेटा पे आधारित होता है, जैसे कि हमें उस चीज की नीड है, क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, या फिर उसके फीचर्स अच्छे हैं, ये सब पॉइंट्स आते हैं। तो बाइंग मोटिव इन पर्सनल सेलिंग के कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहले कस्टमर नीड को पहचानो, ठीक है, कि कस्टमर की एक्चुअल नीड क्या है। फिर इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजी डेवलप करो, ठीक है, यानी कि सेल अगर बढ़ानी है तो हमें नई नई स्ट्रैटेजी लगानी होगी, बाय वन गेट वन कर दो, ऑफर चला दो, अच्छी पैकेजिंग कर दो, और इस तरीके के। तो ट्रस्ट बिल्ड करना ये तो मस्ट है, अभी मैंने आपको बताया। सोल्यूशंस प्रोवाइड करना ये सब मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया, वही सारे पॉइंट्स हैं, बस एक्सप्लेन करें। बाइंग मोटिव एंड पर्सनल सेलिंग में आता है आपका यूजेस। तो सबसे पहला नीड असेसमेंट, प्रोडक्ट आता है, ऑब्जेक्शन आता है, क्लोजिंग सेल्स आता है, यानी कि पहले आपको असेसमेंट नीड को असेसमेंट करना है, यानी कि सेल्स पीपल कैन यूज बाइंग मोटिव टू असेस द कस्टमर नीड एंड डेवलप द सेल्स अप्रोच, कि आप पहले कस्टमर की नीड को पहचानो, उसके बाद उसको अप्रोच करो उस प्रोडक्ट के लिए। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, तो इसमें आता है सेल्स पीपल कैन पोजिशन प्रोडक्ट इन दैट द वे अपील द कस्टमर बाइंग मोटिव हाईलाइटिंग द बेनिफिट, आपको क्या करना है, उसके बेनिफिट्स, उसकी नीड के हिसाब से कुछ फायदे अच्छे बताने हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आता है सेल्स पीपल कैन यूज बाइंग मोटिव टू एड्रेस कस्टमर ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न, यानी कि अगर वो कोई चीज बोल रहा है, अगर उसको लग सकता है, आपको लगता है कि उसको कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है इन फ्यूचर, तो आप उस पर पहले ही क्लियर करके उसके डाउट क्लियर कर दो। क्लोजिंग सेल्स में क्या होता है कि भाई जो भी स्ट्रैटेजी आपने लगाई उसको क्लोज कर दो, उसकी नीड को फुलफिल कर दो। नेक्स्ट आता है बायर बिहेवियर। अब बात करते हैं बायर के बिहेवियर के बारे में और कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हो, आप एज अ बायर ही हो और ये क्वेश्चन आपको फटाफट समझ आ जाएगा। बायर बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शन एंड डिसीजन मेड बाय कंज्यूमर व्हेन परचेजिंग प्रोडक्ट और सर्विस, जब भी आप कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो आप उससे पहले क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि आपको ये चाहिए, ठीक है। तो बायर बिहेवियर जो होता है, बायर का जो बिहेवियर होता है हर प्रोडक्ट के प्रति अलग अलग होता है। एक होता है कल्चर फैक्टर, एक होता है सोशल, एक होता है पर्सनल, एक होता है साइकोलॉजिकल, इस प्रकार से, और एक होता है इकोनॉमिक। तो इस प्रकार से है ये। तो सबसे पहले की बात करूं कल्चर फैक्टर की, तो कल्चर में क्या होता है, बायर कल्चर बैकग्राउंड एंड वैल्यूज कैन इन्फ्लुएंस द परचेजिंग डिसीजन, कि भाई आप बायर जो होता है ना, उसका जो बैकग्राउंड ही ऐसा है कि वो खरीदेगा ही खरीदेगा, उसके कल्चर में ये चीज है कि अगर किसी के कल्चर में, जैसे कि आप मान लीजिए कि मान लो बंगालीज का जो मेन जो फेस्टिवल है वो दुर्गा पूजा है, तो उसमें अगर उनको कल्चर को रिप्रेजेंट करने के सिल्क साड़ी या फिर इस तरीके की साड़ीज जो वो लोग पहनते हैं तो वो खरीदेंगे, क्योंकि उनका बिहेवियर है क्यों भाई उनको सिल्क साड़ी पहननी है, ठीक है। सब कल्चर में आता है बायर सब कल्चर सच एज एज ऑक्यूपेशन लाइफस्टाइल ऑल्सो इम्पैक्ट, ये भी इफेक्ट करता है, ठीक है भाई, उसकी इनकम क्या है, एज क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है, तो उस हिसाब से भी इफेक्ट करता है। सोशल क्लास तो डिपेंड करती है, अगर आपका सोशल स्टेटस अच्छा है तो आप जरूर बाय करेंगे और अच्छी चीज बाय करेंगे। सोशल फैक्टर में आता है आपके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग वगैरह आपको जो है इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम ही देख लो, एक फ्रेंड को जो है सीपर अच्छा लगा तो उसने अपने दूसरे फ्रेंड को भेज दिया, उसने भी खरीद लिया। तो इस तरीके से सोशल फैक्टर आते हैं इसमें। फैमिली में आता है आप बायर फैमिली कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द परचेजिंग डिसीजन विद फैमिली मेंबर ऑफ्टन इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर परचेजिंग हैबिट्स, यानी कि अब फैमिली में कोई मदर या फादर कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने बुआ, मासी, इन सबको भी फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने भी ले लिया। रूल एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको बताया, जो कि आपके स्टेटस सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनल फैक्टर्स में आता है बायर एज एंड लाइफ साइकिल, जैसे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आप देख सकते हैं आजकल जो हमारा यूथ है वो कपड़ों की तरफ और गैजेट्स की तरफ भाग रहा है, तो वो सब जो है खरीदे जाते हैं, ठीक है। मोटिवेशन है इसके ऊपर बताया गया कि मोटिवेशन, नीड, डिजायर, इमोशन, ये सब भी डिपेंड करता है। इकोनॉमिक फैक्टर में आता है बायर इनकम कैन इम्पैक्ट द परचेजिंग डिसीजन, बायर इकोनॉमिक फैक्टर में आता है बायर की जो इनकम है वो भी इम्पैक्ट डालती है, कि अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप अच्छी चीजें खरीदोगे, महंगे ब्रांड्स की खरीदोगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप नॉर्मल प्रोडक्ट खरीद के गुजारा चला लोगे।
नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्स फोर्स मोटिवेशन, एक्सप्लेन वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। तो सेल्स फोर्स मोटिवेशन क्या होता है? तो देखो भाई, सेल्स आपको पता ही है, सामान को बेच के सेल होती है। सेल फोर्स मोटिवेशन रेफर्स टू द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी टेक्निक है यूज टू इंस्पायर एंड एनर्जाइज सेल्स टीम टू अचीव द सेल्स टारगेट एंड द परफॉर्म एट द बेस्ट। यानी कि आप अपने सेल्स पर्सन को, सेल्स टीम को ये सलाह देते हैं, इस तरीके से इंस्पायर करते हैं, आपको टेक्निक प्रोसेस लगाया जाता है सो दैट जो सेल्स टारगेट है वो पूरा अचीव हो जाए और बेस्ट तरीके से हो जाए। मोटिवेटेड सेल्स टीम आर ऑल्सो प्रोडक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है, इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ से रेवेन्यू, ठीक है, ग्रोथ होगी धीरे धीरे तो रेवेन्यू भी आता रहेगा। फाइनेंशियल टेक्निक ऑफ मोटिवेशन क्या है? सबसे पहले कमीशन बेस्ड इंसेंटिव। आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनियां, सेल्स पर्सन जो होते हैं उनको जो है सेल के हिसाब से यानी कि इंसेंटिव मिलता है, कमीशन बेस पे होता है। उससे क्या होता है कि उनकी इच्छा रहती है प्रोडक्ट को बेचने में। अगर वो एक ही बार सेट कर देंगे कि नहीं भाई आप कितने भी प्रोडक्ट बेचो आपको 50,000 तनख्वाह मिलेगी, तो कोई भी सेल पीपल जो होगा वो मेहनत नहीं करेगा। अगर इंसेंटिव बेस होगा तो वो मेहनत करेगा, कमीशन बेस होगा तो वो डेली मेहनत करेगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा सेल करेगा। बोनसेस भी देने चाहिए यानी कि सेल्स टारगेट जो है इससे अचीव होता है। सैलरी इंक्रीज करते रहो टाइम टू टाइम। सेल्स जो है और अदर कोई प्राइस रिवॉर्ड है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स है, वो भी देते रहो, तो इससे भी मोटिवेशन मिलता है सेल पीपल को। नॉन फाइनेंशियल टेक्निक में क्या आता है कि और क्या क्या दिया जा सकता है नॉन फाइनेंशियल टेक्निक फॉर मोटिवेशन, और किस तरीके से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है रिकग्नाइजेशन, जिसमें आता है रिकग्नाइजिंग एंड प्रेजिंग सेल्स पीपल फॉर द अचीवमेंट, प्रोवाइडिंग आ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड मोटिवेशन, देना उसको टाइम बहुत अच्छा किया ये वो, मैनेजमेंट उसको हेल्प करे और थोड़ी सी जो है उसको उत्साहित में हो वो थोड़ा सा, ठीक है, कि हाँ अच्छा कर रहा हूँ मैं। कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलने, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलने टाइम टू टाइम, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज हो, ठीक है, जिससे क्या होता है कि सेल पीपल जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अवार्ड्स वगैरह, अवार्ड सेरेमनी ये सब होते रहे वहां पे, फीडबैक एंड कोचिंग होते रहे सो दैट जो है वो सीखेगा और आगे बढ़ेगा। सेल्स पीपल मोटिवेशन के कुछ फायदे हैं। सबसे पहला, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, टर्नओवर रिड्यूस होगा और जॉब सेटिस्फेक्शन भी इनहांस हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग प्रोसेस क्या है और इसके स्टेप्स क्या है? तो सेलिंग प्रोसेस अभी आपको मैंने बताया क्या है। सेलिंग प्रोसेस आर ऑल्सो नोन एज सेल्स प्रोसेस। सेल्स का वही प्रोसेस जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ ऊपर, यानी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचाना, वो आपका सेलिंग प्रोसेस है। वही वाले पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाए थे, सेम वही पॉइंट्स है, ठीक है। डायग्राम आप देख लेना, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ से देख लो। की स्किल्स रिक्वायर फॉर इफेक्टिव सेलिंग, सबसे पहला कम्युनिकेशन है, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग स्किल, ये सारे वही पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्स रिपोर्ट क्या है और इसके फायदे क्या हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स रिपोर्ट होती है। सेल्स रिपोर्ट क्या है? सेल की रिपोर्ट बनाना एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता क्या है, दैट प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है हमारी सेल की परफॉर्मेंस का, कि सेल्स कैसे हो रही है, किस हिसाब से हो रही है, कस्टमर इंटरेक्शन कैसा है, मार्केट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, एरिया को पहचानना, इंप्रूवमेंट लाना उसमें, ठीक है। तो सेल्स रिपोर्ट आर एसेंशियल फॉर बिजनेसेस, हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे हम आगे के लिए सीखते हैं और जो गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो इनसाइट यानी कि प्रोवाइड इनसाइट इनटू सेल्स परफॉर्मेंस, यानी सेल्स रिपोर्ट हेल्प मदद ये मदद करती है बिजनेसेस में अंडरस्टैंड द सेल्स परफॉर्मेंस, इंक्लूडिंग सेल रेवेन्यू कितनी है, कस्टमर एक्विजिशन कितना है, सेल की ग्रोथ कितनी है, मतलब पहले से ग्रोथ बढ़ी है या कम हुई है। एरिया आइडेंटिफाई करना, एरिया को पहचानना फॉर इम्प्रूवमेंट, कि कौन से सेल्स चैनल होने चाहिए, प्रोडक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस डिसीजन में इंफॉर्मेशन देना, यानी कि मार्केट की स्ट्रैटेजी लगाना, नहीं नहीं जो आजकल कंपटीशन, अगर कॉम्पिटिटर हमारा कुछ अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है या फिर बाय वन दे रहा है, प्राइस कम दे रहा है या फिर कुछ और नया कुछ ऐड कर रहा है, तो हम भी उस हिसाब से चीजों को फोरकास्ट करें। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी फैसिलिटेट होती है, पहले से ही सेल्स स्ट्रैटेजी वगैरह को पहचान लेना सो दैट आगे सेल अच्छी हो। सेल्स रिपोर्ट में आता है डेली सेल्स रिपोर्ट, एक होती है डेली बेसिस पे, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल रेवेन्यू आता है उसमें, कस्टमर इंटरेक्शन आता है। एक होता है वीकली बेस पे होती है, जो कि वीकली सेल्स डेटा लिया जाता है जिसमें सेल्स रेवेन्यू ये सब आता है। सेल्स रिपोर्ट एक मंथली बेसिस पे होती है, क्वार्टरली बेस पे होती है, एक एनुअल सेल्स रिपोर्ट होती है, ठीक है, साल भर की होती है, ठीक है। और उसके बाद आती है प्रोडक्ट सेल्स रिपोर्ट, कि आपका प्रोडक्ट लाइन कैसी है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसा बिक रहा है। सेल्स रिपोर्ट कस्टमर, ठीक है। सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है। सेल्स फॉरकास्ट रिपोर्ट होती है जिसके अंदर हम फ्यूचर से रिलेटेड प्रेडिक्शन निकालते हैं कि ये आगे ये सामान बिक सकता है। सेल्स एनालाइज रिपोर्ट होती है जिसमें हम अपने ट्रेंड पैटर्न ये सब चीजों को पहचानते हैं पहले से, ठीक है, सो दैट उसी हिसाब का प्रोडक्ट बना के आगे बेचते हैं।
सेल्स रिपोर्ट्स के क्या फायदे हैं कि हम अगर सेल्स रिपोर्ट तैयार करते भी हैं तो उसके कुछ फायदे हाँ हाँ है ना, आगे चल के डिसीजन मेक कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है, परफॉर्मेंस इनहांस होती है, फोरकास्टिंग बेटर होती है, पहले से जो गलतियां हो रही हैं या जो दिक्कतें हो रही हैं, जो परफॉर्म फ्यूचर में जो डिमांड हो आने वाली है उसको हम पहले से ही काम कर लेते हैं, अकाउंटेबिलिटी भी इससे इंक्रीज होती है, हम जवाबदेही बन जाते हैं क्योंकि हमने पहले से रिपोर्ट बना रखी है। तो कुछ इस प्रकार से सेल्स रिपोर्ट होती है। यहाँ पे कंपनी का लोगो वोगो आ जाता है, ठीक है, लोगो वगैरह, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी का नेम वगैरह और यहाँ पे ऊपर लिखा रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा हुआ, जैसे मंथ हो गया, ठीक है, यहाँ पे डेट हो गई, कॉस्ट हो गई, इनवॉइस हो गया, सेल्स, इस तरीके से ये बना रहता है, ठीक है। तो ये बनाना नहीं है, बस समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथिक्स इन बिजनेस, हाउ एथिक्स कैन बी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग सेल्स। यानी कि सबसे पहले एथिक्स वर्ड बार बार क्यों हमारे बिजनेस के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है, क्लास 11 से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। एथिक्स का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, मोरल प्रिंसिपल है, एक मोरल वैल्यू है जो कि हर एक बिजनेस में होनी चाहिए, और अगर किसी बिजनेस के अंदर नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अपनी सेल नहीं बढ़ा सकता। एथिक्स इन बिजनेस रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज दैट गाइड अ कंपनी बिहेवियर। यानी ये हमारे को गाइड करता है कंपनी के बिहेवियर को, ठीक है, एंड डिसीजन मेक करने में, ठीक है, कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या चीज सही है, क्या गलत है, ये सब। इसके कुछ फायदे हैं, हाँ बिल्कुल है, ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करता है, कस्टमर, एम्प्लॉय, अदर स्टेक होल्डर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना सिखाता है। रेपुटेशन इससे इनहांस होती है क्योंकि आप यहाँ पे अपने मोरल जो वैल्यूज है उस पर काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है कस्टमर भगवान का रूप होता है, उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, ये नहीं कि आप कस्टमर आया उसके साथ आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि आपने सिर्फ आज एक कस्टमर का दिल दुखाया है, बट स्टिल ऐसा नहीं होता। जब वो कहीं घर जाएगा अपने, या वो किसी फ्रेंड से, अपने कलीग से या किससे भी मिलेगा, तो वो आपके बारे में जरूर बात करेगा कि आपने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो उसने, उस एक कस्टमर ने, जो 4 कस्टमर और आने की सोच भी रहे थे वो भी नहीं आएंगे। तो हम सोचते हैं कि हमने सिर्फ एक कस्टमर को साइड किया है, एक कस्टमर नहीं, उससे काफी सारे कस्टमर जो है साइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स पे इम्पैक्ट आता है। रेपुटेशन इनहांस करता है, ये कस्टमर की लॉयल्टी प्रमोट करता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस में सपोर्ट करता है क्योंकि आप अपने मोरल वैल्यू के हिसाब से चल रहे हैं। आपको पता है कि कोई चीज, अगर कोई, मान लो कि कोई हमारा पड़ोसी है और हम सेल पर्सन एज अ कंपनी में काम कर रहे हैं और उसको भी बेचारे को जरूरत है, तो हमने उसकी मदद करी तो वो भी कभी हमारी मदद करेगा, लेकिन आज हम उसको डिनाई कर देंगे, हम उसकी चीजों पे नहीं सुनेंगे, तो ये भी एक हमारे मोरल वैल्यू के खिलाफ है। एथिक्स इन सेल की बात करूं तो कस्टमर ट्रस्ट है, वही हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होता है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाती है। हाउ एथिक्स कैन इंक्रीज सेल। अब आप सोचोगे कैसे हमारी एथिक्स से हमारी सेल बढ़ेगी, तो देखो भाई, सबसे पहले कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होती है, कस्टमर आर मोर लाइकली टू रिमेन लॉयल। अगर आप उसको कोई अच्छा प्रोडक्ट देते हो, आपने देखा भी होगा कुछ सेल्स पर्सन पहले गली गली में आकर सामान देके जाते थे, लेकिन जो सामान यूज करने के बाद जो सामान अच्छा निकलता था, उसके बाद अगर कोई सेल पीपल नहीं दिखाई देता तो हम उसको बार बार याद करते थे, और इनफैक्ट हम अपने पड़ोसियों से भी पूछते हैं कि क्या वो आपको दिखा, या फिर सेल वुमेन दिखी आपको। तो ये क्या है, आपने जो है कस्टमर के साथ अगर लॉयल रहोगे तो वो बार बार पूछेंगे, और अगर आप 10 साल बाद या 5 साल बाद भी सामान को बेचोगे तो भी आपकी वही वैल्यू रहेगी जो आपकी वैल्यू थी। रेपुटेशन इससे इनहांस होती है, ठीक है, यानी कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग एथिकल रेपुटेशन आर मोर लाइकली टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड इंक्रीज सेल्स, ठीक है। एंड द डिफरेंशिएट द कंपनीज, यानी डिफरेंशिएट अ कंपनी फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, यानी कि आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ खींच पाओगे क्योंकि आप क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे कंपनी का जो आपकी जो 4 कंपनी है उसके आप अपने कंपटीशन से लड़ पाते हो। कस्टमर ट्रस्ट भी इंक्रीज होता है इससे, ठीक है। सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एथिकल सेल तो यही है, कोड ऑफ एथिक्स जो है, जो हमारे आउटलाइन को सिखाता है कि हमारी बाउंड्री लाइन क्या है। ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, लीड बाय एग्जांपल है, लीडर्स एंड मैनेजर्स शुड मॉडल एथिकल बिहेवियर, ठीक है। मॉनिटर एंड इन्फोर्स है, जिसमें आता है कोड ऑफ एथिक्स टू इंश्योर द सेल्स पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द एक्शन, की कोई भी काम करे तो जवाबदेही हो। अपने कल्चर वगैरह के बारे में भी जो है उनको इनकरेज अ कल्चर, इससे क्या होता है, एथिक्स जो है हमारे कल्चर को भी इनकरेज करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग कैरियर। सेलिंग कैरियर क्या है, अ सेलिंग कैरियर आल्सो नोन एज सेल्स कैरियर। तो इसमें क्या आता है, रेफर्स टू द प्रोफेशन इन विच अ इंडिविजुअल सेल प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर, यानी एक अकेला इंडिविजुअल जो है सामान को बेच रहा है कस्टमर को,
या फिर सर्विस दे रहा है। सेल कैरियर कैन फाउंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज में देखे जाते हैं, जैसे रिटेल होलसेल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सर्विस हो गया, ठीक है। रिटेल सेल क्या होता है, आप एक एक चीज बेच रहे हो। B2B में क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस सामान जाता है, जैसे कि आप इंडिया मार्ट वगैरह पे देख सकते हो। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आता है, अकाउंट को मैनेज किया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं, एडिशनल प्रोडक्ट सर्विस को भी मैनेज करा जाता है। सेल्स मैनेजमेंट में आता है कि आप अपनी सेल्स पीपल की टीम को लीड कर रहे हो, समझा रहे हो कि काम ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सेलिंग कैरियर के कुछ फायदे हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं। सबसे पहला आता है आपका वैरायटी एंड चैलेंजेस। अगर आपके पास वैरायटी अच्छी है, कस्टमर टिका रहेगा, आपसे चीजें मांगेगा अनदर, और आप सेल अच्छी कर पाओगे। अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट होता है, लीडरशिप जो पोजीशन है वो एडवांस होती है, सक्सेसफुल, उसमें सक्सेसफुलनेस मिलती है, और आप अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हो। स्किल भी डेवलप होती है। सेलिंग कैरियर के कुछ स्किल्स रिक्वायर होने चाहिए, तो ही आप सेलिंग कैरियर बन सकते हो, ठीक है। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, नेगोशिएशन आप कर लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, प्राइस कम कर लो, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। कैरियर पाथ क्या है सेलिंग के अंदर, सबसे पहला आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि आपका जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव स्टार्ट हो, आप कस्टमर बेस को बिल्ड करो, ठीक है। सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है, इससे क्या होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। सेल्स मैनेजर में आता है टीम ऑफ सेल पीपल एंड डेवलपिंग सेल्स स्ट्रैटेजी, आपको नई नई स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है टाइम टू टाइम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से। सेल्स डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव रोल्स, जो भी आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स या चीफ सेल्स ऑफिसर जो होते हैं, उनके रूल। अब आते हैं कि हमारे को नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स होनी चाहिए जब, विच आर सेल्स पर्सन शुड हैव, सेल्स पर्सन के पास वो स्किल्स होनी चाहिए। सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल, वर्बल नॉन वर्बल, यानी कि कस्टमर के साथ वो जैसे भी इंटरेक्ट करे, वर्बल तरीके से या नॉन वर्बल, तो इफेक्टिव तरीके से करे। प्रोडक्ट की नॉलेज काफी डेप्थ में, काफी गहराई में होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स, उसके फायदे, उसके एप्लीकेशन किस तरीके से यूज होगा, किस तरीके से बेचना है, सब उसको आना चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स में है कि वो जो है टेक्निक स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड करे और उसके हिसाब से नेगोशिएट करें। इंटरपर्सनल स्किल में जो है बिल्ड करे कस्टमर के साथ ट्रस्ट वगैरह, कस्टमर नीड प्रेफरेंसेस। टाइम मैनेजमेंट स्किल में वो है, यानी कि सेल्स टारगेट को मीट करने के लिए टाइमली वो अपने टारगेट को अचीव करे और टाइमली प्रोडक्ट को बेचे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में जो भी अगर कोई इश्यूज कंप्लेन आ रही है तो उसके ऊपर पहले उसको पहचाने, फिर उस पर काम करे। अडेप्टेबिलिटी में आता है एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंजिंग कस्टमर नीड, जैसे जैसे कस्टमर की नीड, मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से वो कस्टमर को अप्रोच करे, नई नई स्ट्रैटेजी लगाए। लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी कि उसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर आप कस्टमर की सुनोगे नहीं तो आप प्रोडक्ट दोबारा नहीं बेच पाओगे। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम देख लेते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग की, ठीक है। तो देखो सेलिंग आपको अभी मैंने अच्छे से समझाया क्या है सेलिंग। सेलिंग रेफर्स टू प्रोसेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट या सर्विस एक्सचेंज होती है मनी के बदले। जबकि मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में आता है रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड प्लान्स, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे प्लान दैट आर यूज फॉर कंपनीज टू प्रमोट, यानी कंपनी क्या करती है वो सारी एक्टिविटी प्लान को इस्तेमाल। तो अब सेलिंग और मार्केटिंग का क्या डिफरेंस है, तो हम वही समझ रहे हैं। तो सबसे पहले इजी इजी चीजें समझ लो। तो सबसे पहले आता है हमें क्या करना होता है, सेलिंग के अंदर क्या बात बोलता है, सेलिंग बोलता है कि आपको पहचानना है, यानी कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंस द प्रोडक्ट और द सर्विस फर्स्ट, कि किसको किसकी नीड है, किसको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। आपको अपने जो है बायर पे फोकस डालना है, ठीक है। और मार्केटिंग में क्या होता है, फाइंडिंग द वांट ऑफ कस्टमर, हमें अपने कस्टमर की वांट को जानना है, उसको पूरा करना है, ठीक है। कस्टमर के जरूरतों के बारे में जानना है। और आइडेंटिफाई द मार्केट फर्स्ट, सीज द बिजनेस एज अ कंज्यूमर सेटिस्फाइंग प्रोसेस, कि जो हमारा कंज्यूमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायर और कंज्यूमर के बीच में क्या डिफरेंस है, बायर और कंज्यूमर। तो ये इसमें डिफरेंस है एक। सबसे पहला आता है बायर मेक्स अ परचेज, बायर क्या करता है सामान को खरीदता है, और कंज्यूमर क्या करता है यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो क्या कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। बायर तो कोई भी हो सकता है और कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट आता है बायर में एक्वायरिंग गुड्स और सर्विस, उसने चीजों को एक्वायर कर रहा है, हो सकता है मदर ने सामान खरीदा और बच्चा उसको यूज कर रहा हो, तो मदर यहाँ बायर है, ठीक है। और कंज्यूमर क्या है, बच्चा दुकान पे सामान लेने गया कुछ भी, तो वो अपने लिए लेने गया, तो वो एक फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। रिलेशनशिप बताया गया कैन बी द सेम एज द डिफरेंट फ्रॉम, वही चीज बताई, और ऑलवेज द एंड यूजर, कंज्यूमर एंड यूजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके शॉर्ट नोट, उसके बाद ये पीडीएफ खत्म हो जाएगी, तो मैं वो आपको नहीं कराऊंगी जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करते हैं AIDA मॉडल, सेल्स मॉडल। ये क्या कहता है? सबसे पहले अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन पे काम करो। ये 4 चीजें हैं। A स्टैंड्स फॉर अटेंशन, I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट, D स्टैंड फॉर डिजायर एंड E स्टैंड फॉर एक्शन। तो सबसे पहले कस्टमर की अटेंशन को ग्रैब करो, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इंटरेस्ट को जनरेट करो ताकि उस कस्टमर का प्रोडक्ट या सर्विस के जो मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, जो भी कस्टमर उसको लेना चाहता है उसके प्रति उसका इंटरेस्ट जागरूक करो, जनरेट करो। फिर क्रिएट करो डिजायर उस प्रोडक्ट के लिए। फिर एक्शन लो, यानी कि इनकरेज करो कस्टमर को कि वो सामान ले ही ले। प्री अप्रोच एंड अप्रोच क्या कहता है, ठीक है? तो ये मॉडल ही है, ठीक है? तो प्री अप्रोच में आता है रिसर्चिंग एंड प्रिपेयरिंग बिफोर मीटिंग अ पोटेंशियल कस्टमर। कस्टमर से मिलने से पहले रिसर्च करो और अपने आप को जो है एक तरीके से बिल्ड कर लो, एक तरीके से तैयार कर लो, सो दैट जब आप उसको समझाओ तो फटाफट ले ले। क्लोजिंग अ सेल में क्या होता है? फटाफट से सामान उसको बेच दो और उसके बाद जो है आगे उसके साथ कंटिन्यू करो। टाइप ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान में आता है सैलरी ओनली, कमीशन ओनली, सैलरी प्लस कमीशन। ये तो आपको पता ही है जो बच्चे जॉब करते होंगे। सैलरी मतलब सिर्फ सैलरी मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। महीने की तनख्वाह फिट कर दी गई है 10,000 12,000। कमीशन ओनली में क्या है? कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा। जितना प्रोडक्ट बेचोगे उस हिसाब से कमीशन मिलेगा, 10% या 8% जो भी है। सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी मिलेगी और कमीशन मिलेगा, ठीक है? बायर मोटिवेशन क्या होता है? मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? बायर मोटिवेशन रेफर्स टू द रीजन व्हाई कस्टमर परचेज प्रोडक्ट। यानी बायर मोटिवेशन तभी होता है कि रीजन बताओ कि कस्टमर इस प्रोडक्ट या सर्विस को क्यों खरीदे, ठीक है? तो सबसे पहला कस्टमर की नीड को पहचानो, सेल्स अप्रोच करो और उसके बाद रेलिवेंट सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो। सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? सेल्स प्रेजेंटेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड presentation of a product or service while a demonstration showcases the product feature and benefits। यानी फिर से वही है, इंटरेस्ट बिल्ड करो, डिजायर को क्रिएट करो और एक्शन ले लो, यानी कि इनकरेज करो, ठीक है? क्लोजिंग क्लूज है, ट्रायल क्लोजेस है, ऑर्डर बुक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है? क्लोजिंग क्लूज में क्या है? आर सिग्नल्स फ्रॉम कस्टमर इंडिकेटिंग दे रेडनेस टू परचेज। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अबाउट प्राइसिंग और डिलीवरी, यानी हमने प्राइसिंग के बारे में पूछा, डिलीवरी के बारे में पूछा, या फिर इंटरेस्ट है उस प्रोडक्ट में, एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, क्वेश्चन पूछना, ये सब आता है क्लोजिंग क्लूज में, ठीक है? जो कि एक सिग्नल्स होते हैं फ्रॉम कस्टमर, ठीक है? ट्रायल क्लोजेस में आता है, ट्रायल क्लोजेस आर द टेस्ट क्लोजेस यूज टू गैग्यू द कस्टमर इंटरेस्ट एंड रीडनेस टू द परचेज। यानी कि पोटेंशियल ऑब्जेक्शन को पहचानो, बिल्ड करो मोमेंटम, सेल्स प्रोसेस मूव कर दो, यानी कि आगे फॉरवर्ड कर दो। ऑर्डर बुक क्या है? ऑर्डर बुक एक रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर ऑर्डर है जिसके अंदर कस्टमर के ऑर्डर का रिकॉर्ड खाता बनाया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं? प्रोडक्ट और सर्विस ऑर्डर कितनी करी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, डिलीवरी टर्म्स क्या है, ठीक है? ऑर्डर बुक है ना, नाम से क्लियर है। ऑर्डर बुक एक रिकॉर्ड है, खाता है जिसमें कस्टमर के ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। कैश मीमो आपको पता है, अकाउंट्स में पढ़ा होगा आपने। कैश मीमो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, जिसमें डेट टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन की, कब ये ट्रांजेक्शन हुई थी, किस दिन पे हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, प्रोडक्ट और सर्विस कब बिका था, अमाउंट कितना दिया था, चेंज गिवन इफ एनी, ठीक है? जैसे हम दुकान वगैरह पे जाते हैं तो आपने देखा ही होगा, वो देते हैं ना जो बिल्स है, उसको कैश मेमो बोलते हैं। टूर डायरी क्या होती है? तो टूर डायरी एक रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर सेल्स कॉल आती है, मीटिंग, फॉलो अप, एक्शन, कस्टमर का इंटरेक्शन, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है। सेल्स इंजीनियर्स कौन होते हैं? तो देखो भाई, सेल्स इंजीनियर आर टेक्निकल सेल्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। जो भी चीज में टेक्निकल चीजें की नॉलेज होती है तो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट हो गया, आंसर टेक्निकल क्वेश्चन, सपोर्ट द सेल्स प्रोसेस, हमारे सेल्स के प्रोसेस को सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर है, मैंने पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा वन शॉट करा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और जब भी आपका एग्जाम है तो एग्जाम आने वाला है, इसलिए मैंने वीडियो पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसके नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे रीजनेबल से प्राइस पे, अगर आपको बुक उठानी नहीं है तो, ठीक है? अगर आप खुद नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आनेक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम लेकर आए हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक है। ये दिसंबर 2025 के लिए और जून 2026 के लिए क्वेश्चंस बनाए गए हैं। आपको बस इतनी ही प्रिपरेशन करनी है और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं करना।
क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, टोटल 13 क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ और इसके आंसर्स भी डिस्कस करूंगी और अपने एग्जाम्पल भी दूंगी। तो आप प्लीज अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर साथ में बैठे। और जिन बच्चों ने इसकी हार्ड कॉपी या फिर इसके प्रिंट आउट्स निकाल रखे हैं, हमसे बहुत पहले ही ले लिए थे, तो वो लोग साथ में ही जैसे जो क्वेश्चन लिखा है इसके बगल में जो जो मैं एग्जाम्पल देती जाऊंगी वो आप नोट करते जाना, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, अभी टाइम है। आप अभी लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे, फिर 3-4 बार एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पर्सनल सेलिंग होता क्या है, इसके नेचर क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। जो जो मैं एग्जांपल बोलूंगी, जो भी एग्जांपल्स होंगे वो आपको साथ में नोट डाउन करने हैं और उन्हीं एग्जांपल से आपका कंटेंट बढ़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर आपको कंटेंट चाहिए होता है लिखने के लिए। एक एग्जाम्पल से भी आप 1 पेज भर सकते हो, 2 पेज भी लिख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पर्सनल सेलिंग का नेचर एंड एडवांटेजेस। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल सेलिंग होता क्या है। तो देखो, पर्सनल सेलिंग नाम से ही समझ आ रहा है, आपको चीजों को पकड़ना है, रट्टा नहीं मारना। पर्सनल सेलिंग मीन्स होता है कि ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है? एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। किसके बीच का? सेल पर्सन और पोटेंशियल कस्टमर के बीच का। यानी सेल पर्सन कौन होता है? जो कि सामान को बेचना चाहता है, ठीक है, सेल करना चाहता है। और पोटेंशियल कस्टमर यानी कि वो सामान को खरीदेगा, ठीक है। अभी खरीदा नहीं है, खरीदेगा। अब डिपेंड करता है सेल पर्सन के ऊपर कि वो कितनी अच्छी उसकी कन्विंसिंग पावर है, कितना अच्छा उसका प्रोडक्ट है, कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितने अच्छे से वो कम्युनिकेट करता है। उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल कस्टमर जो है वो इनकरेज होता है प्रोडक्ट को लेके या सर्विस को लेके विद द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सेल। इट इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। किसके बीच का? सेल पर्सन और कस्टमर के बीच का। लेट सपोज यहाँ पे कोई सेल पर्सन है जिनका नाम है राम और एक जो कस्टमर है जिसका नाम है सोनू। तो इन दोनों के बीच में जो पर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, पर्सनल इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के कुछ नेचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल इंटरेक्शन। इट इन्वॉल्व डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये हमारे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है बायर और सेलर के बीच में। टू वे कम्युनिकेशन रहता है। द सेल पर्सन कैन इमीडिएटली एड्रेस कस्टमर क्वेश्चन एंड डाउट। यानी कि टू वे कम्युनिकेशन किस प्रकार से रहता है? यानी कि जो सेल पर्सन होता है वो इमीडिएटली एड्रेस कस्टमर क्वेश्चन एंड डाउट। यानी जो भी कस्टमर के मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, उनके आंसर कौन करता है? सेल पर्सन करता है, ताकि वो कन्विंस हो सके और उसके प्रोडक्ट को ले सके। रिलेशनशिप बिल्डिंग रहती है। इट हेल्प डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनते हैं कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर के अगर डाउट क्लियर हो जाते हैं, उसको अपने क्वेश्चन के सारे आंसर्स मिल जाते हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट बना रहता है और एक पर्सनल कांटेक्ट भी बना रहता है। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सेल। यानी कि जो हमारा मकसद है पर्सनल सेलिंग के अंदर, वो सेल को जनरेट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो वो बार बार आपसे ही प्रोडक्ट लेगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच रहती है। आराम से आप उसको कन्विंस कर सकते हो सेल या कस्टमर को। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास अच्छी स्किल है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो कस्टमर के रिलेशन जो होते हैं वो भी जो है उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और उसकी नीड को फुलफिल कर सकते हो। आर्ट एंड साइंस किस प्रकार से? इट रिक्वायर बोथ पर्सनल स्किल एंड प्रोडक्ट नॉलेज। आर्ट एंड साइंस इस प्रकार से है कि इसमें क्या होता है, आर्ट ऑफ जैसे कि पर्सनल स्किल भी आती है और प्रोडक्ट की नॉलेज भी आती है। पर्सनल सेलिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ फायदे हैं, जैसे कि पर्सनल अटेंशन मिलती है, ठीक है। यानी कि हर एक कस्टमर को एक इंडिविजुअल फोकस मिलता है, इंडिविजुअल फीडबैक भी होता है इसके अंदर। कस्टमर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है, क्योंकि उसको हर एक चीज की नॉलेज मिल रही होती है, तो उसको अपने आप ऑटोमेटिक क्या मिल जाता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। इफेक्टिव फॉर कम्प्लेक्स प्रोडक्ट। यानी कि यूजफुल फॉर एक्सप्लेनिंग टेक्निकल और हाई वैल्यू गुड्स दैट द नीड डेमोन्स्ट्रेशन। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आता है, जैसे इट हेल्प मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी एंड रिपीट बिजनेस। यानी कि ये हमारे कस्टमर की लॉयल्टी को भी मेंटेन करके रखता है और बिजनेस को भी बार बार देता है, लंबे समय के लिए चलता है। क्योंकि अगर सेल पर्सन, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जांपल से समझाया कि राम अगर सोनू को अच्छे से सेटिस्फाई करेगा, हर एक चीज बताएगा, उसके डाउट क्लियर करेगा, अच्छा प्रोडक्ट देगा, तो बार बार वो प्रोडक्ट लेता रहेगा। यानी वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहेंगे। मार्केट रिसर्च भी इससे असिस्ट होती है और कस्टमर के जो फीडबैक्स हैं उसमें भी बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट, इसकी कुछ बुराइयां हैं हमारी पर्सनल सेलिंग की। फायदे के साथ साथ बुराई भी है। हाई कॉस्ट होती है। क्योंकि हाई कॉस्ट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। सैलरीज, कमीशन, ट्रैवल, ट्रेनिंग, ये सब चीजें देनी पड़ती हैं।
ठीक है, क्योंकि जब हम सेल पर्सन पर्सनल इंटरेक्शन करेगा तो देखो भाई हर चीज की कोई कंपनी ने अगर सेल पर्सन रखा हुआ है सामान को बेचने के लिए तो उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कमीशन भी देने पड़ेंगे, ट्रैवल भी देना पड़ेगा, इधर से उधर जाने का, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, खर्चा करना पड़ता है कंपनी को। कंपनी अगर सेल पर्सन पे खर्चा करेगी तो सेल पर्सन भी आगे जो है अच्छे से काम करेगा और उसको सेल करके देगा कंपनी को। लिमिटेड रीच रहती है, देखो सारे कस्टमर तक तो नहीं पहुंचा जाता, बहुत लिमिटेड कस्टमर तक पहुंचा जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि अगर हम पर्सनल अटेंशन किसी को भी देते हैं तो टाइम लगता है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ट्रेंड सेल पर्सन, हमें कंपनी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है सेल पर्सन ढूंढने में जो कि ट्रेंड हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन रहता है, यानी कि सम सेल पर्सन में एग्रीगेट प्रोडक्ट क्लेम टू अचीव सेल्स टारगेट लीडिंग टू कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, कभी कभी हमारा जो कस्टमर होता है ना वो डिससेटिस्फाई भी हो जाता है, तो ये भी इसकी एक बुराई है, ठीक है। क्योंकि सेल पर्सन अगर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा या कंपनी ज्यादा खर्चा नहीं देगी तो सेल पर्सन मेहनत नहीं करता, तो ये सारी चीजें हो जाती है, इससे साल जो हमारी आगे की दिक्कतें बढ़ जाती हैं और सेल्स भी टारगेट जो होती है वो दिक्कत आती है उसमें। सेल पर्सन की एबिलिटी डिपेंडेंस करती है उसके स्किल, उसके एफर्ट्स पे, वो कितनी मेहनत लगा रहा है। अगर मेहनत लगाएगा तो प्रोडक्ट बिकेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने रहेंगे और कंपनी की ग्रोथ होगी। अनसुटेबल फॉर लो वैल्यू प्रोडक्ट, जो छोटे छोटे वैल्यू के प्रोडक्ट होते हैं उनमें ये अनसुटेबल रहता है, जैसे साबुन है, टूथपेस्ट है, इन सब में ये काम नहीं करता, उसमें इनएक्सपेंसिव पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ सेलमैनशिप। तो सबसे पहले सेलमैनशिप आपको पता ही है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आता है ट्रेड सेलमैनशिप। इसमें आता है इन्वॉल्व सेलिंग टू होलसेलर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रेदर देन डायरेक्टली टू कस्टमर, यानी कि यहाँ पर बात होती है सेल पर्सन फ्रॉम अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी सेलिंग टू रिटेल शॉप। यहाँ पे एक एक पर्सन को जाके कस्टमर को सामान नहीं बेचा जाता, यहाँ पर जो है रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर इन सबसे डील करी जाती है। जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है कि इन्होंने जो फोकस किया है मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप को बिल्ड करना और रेगुलर सप्लाई करनी है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है, कोई सेल पर्सन है सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का जो कि सामान को बेच रहा है रिटेल शॉप में जाके, ठीक है, तो वो ट्रेड सेलमैनशिप कहलाती है। कंज्यूमर में आता है प्रोडक्ट को, वही जो मैंने अभी ऊपर समझाया, जैसे सेलिंग होम अप्लायंसेस है, कॉस्मेटिक का, इंश्योरेंस है, जैसे घर घर में जाके पहले आते थे बहुत सारे लोग कि हाँ डिटर्जेंट ले लो, या फिर इंश्योरेंस हम लोग बेच रहे हैं, या अप्लायंसेस है, कॉस्मेटिक है, वो कंज्यूमर सेलमैनशिप होती है। एक एक प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, उसके बेनिफिट, उसकी अच्छाइयां बताई जाती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सेलमैनशिप। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, कच्चा माल हो गया, ये फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, उसे इंडस्ट्रियल नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल सेलमैनशिप, यानी हम इंडस्ट्री को सामान बेच रहे हैं, यानी कि सेलिंग टू मैन्युफैक्चर और इंडस्ट्रियल बायर, जो हमारे इंडस्ट्रीज के जो बायर्स है उनको बेचा जाता है। हु यूज द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, की वो प्रोडक्शन प्रोसेस जो उनका हो रहा है उसमें वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है सर्विस सेलमैनशिप। सर्विस में आता है जैसे कि सेलिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, होटल, एजुकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड होती है वो सर्विस में आती है, यानी द सेल पर्सन मस्ट बिल्ड ट्रस्ट, वो ट्रस्ट बिल्ड करता है अपनी इनटेंजिबल सर्विसेज को दे करके। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिशनरी सेलमैनशिप। इसमें क्या होता है, दिस सेल पर्सन डज नॉट सेल डायरेक्टली बट प्रमोट गुडविल, वो अपना कोई यहाँ प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा है, डायरेक्टली सेल नहीं कर रहा, बट अपने गुडविल को प्रमोट कर रहा है, और साथ ही साथ वो अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, उससे फ्यूचर सेल बढ़ रही है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विजिटिंग डॉक्टर टू प्रमोट मेडिसिन, यानी कि जो हमारे मेडिकल के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो विजिटिंग डॉक्टर, डॉक्टर के पास आके वो मेडिसिन को प्रमोट करते हैं और वो बताते हैं ना ऐसी ऐसी मेडिसिन है, आप आगे अपने जो भी आपके कस्टमर है उनको बताइए, वो फिर लेंगे, ऐसे कमीशन बेस्ड जो होता है। टेक्निकल सेलमैनशिप में क्या आता है, इन्वॉल्व सेलिंग कम्प्लेक्स और हाईली टेक्निकल प्रोडक्ट दैट नीड डिटेल एक्सप्लेनेशन आफ्टर सेल्स। होता क्या है इसके अंदर, जैसे कंप्यूटर को बेचना, सॉफ्टवेयर सिस्टम को सेल आउट करना, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स होती है, सारे टेक्निकल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है सेल प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन का। देखो सेल प्रेजेंटेशन नाम से क्लियर है, ये सेल करने का एक तरीका है, एक वर्बल है, एक विजुअल एक्सप्लेनेशन होती है जो सेल पर्सन इन्फॉर्म करता है एंड कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड द, मतलब उसको बताया जाता है, ओरल या फिर डिस्क्रिप्टिव हो सकता है ये, जैसे चार्ट, ब्राउचर, स्लाइड्स, वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब इसमें देखा जाता है। कस्टमर लिसन एंड आस्क क्वेश्चन, इसमें कस्टमर सुनता है और अपने क्वेश्चन, डाउट वाउट पूछता है। सर्विस और प्रोडक्ट दैट डू नॉट नीड लिव डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल डिस्प्ले शोइंग हाउ द प्रोडक्ट वर्क। इसमें क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल डिस्प्ले होती है चीज की, ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा, तो डेमोन्स्ट्रेशन में आता है। मोस्टली प्रैक्टिकल होता है ये, एक्शन बेस होता है, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस इसके अंदर प्रूफ करी जाती है, रियल यूज बताया जाता है, एक्चुअल प्रोडक्ट मॉडल
पे काम करता है। कस्टमर कैन सी, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। टेक्निकल, ड्यूरेबल एंड मैकेनिकल गुड्स दैट रिक्वायर इलस्ट्रेशन। अब सेल प्रेजेंटेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन स्टेप इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या आता है कि आप अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो और कस्टमर की नीड को समझो। उसके बाद होता है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग द प्रेजेंटेशन, यानी कस्टमर के साथ हमें क्या करना है, एक अटेंशन देनी है। वो क्या जानना चाह रहा है, किस तरीके से जानना चाह रहा है, क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स क्या है, वो सब पे हमें काम करना है। प्रोडक्ट को फिर प्रेजेंट करना होता है, यानी उसके फीचर बताने होते हैं, उसके फायदे बताने हैं और उसको कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बताने हैं जो और प्रोडक्ट में नहीं है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस में आता है कि लिसन टू कस्टमर डाउट। उसके बाद जब हम सब कुछ बता देते हैं, जो कस्टमर के माइंड में सुनने से जो डाउट्स आए हैं उसको सुनना है, उसको कॉन्फिडेंटली तरीके से क्लैरिफाई भी करना है, ठीक है। क्लोजिंग द सेल, उसके बाद हम अपनी सेल को क्लोज कर देते हैं और कस्टमर को सामान जो है इसमें होता है कस्टमर टू मेक अ बाइंग डिसीजन। उसके बाद वो कस्टमर जो होता है वो लेगा या नहीं लेगा, वो आप पे भी डिपेंड करता है। आपके डाउट्स आपने कैसे क्लियर करे, आपने प्रोडक्ट के फीचर्स कैसे बताए, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन की प्लानिंग आती है, फिर एक्सप्लेन करना, फिर कस्टमर को इन्वॉल्व करना, फिर क्वेरीज, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, बस उसके पीछे डेमोन्स्ट्रेशन लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का। ये उन बच्चों के लिए है जो 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। अगर जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो ये वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट क्या होती है, नाम से ही क्लियर है। सेल रिपोर्ट इज अ रिटन रिकॉर्ड। ये एक रिटन रिकॉर्ड होता है दैट शोज द सेल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। हमारी कोई भी कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सेल कैसे चल रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, उसको ये शो करता है। रिटन रिकॉर्ड होता है सेल रिपोर्ट। एक सेल पर्सन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड में इसको बनाता है। उसके अंदर सारा डेटा होता है कि सेल की वॉल्यूम क्या है, रेवेन्यू कितना, पैसा कितना आया, कस्टमर का फीडबैक कैसा है और मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इसको बनाने का पर्पस क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल या टीम परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। साथ ही साथ सक्सेसफुल प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है और कुछ एरियाज को इम्प्रूव किया जाता है जहां पे कुछ कमी आ रही होती है, कुछ गैप्स आ रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है टू हेल्प मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। देखो ये रिपोर्ट बनाने से होता क्या है, इस रिपोर्ट के बनने से मैनेजमेंट को प्लानिंग करने में मदद होती है और फोरकास्टिंग भी होती है, यानी फ्यूचर में आप किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से सेल बढ़ानी है, किस तरीके से खर्चा कम करना है, तो वो सारी चीजें सेल्स रिपोर्ट के माध्यम से होती हैं। सेल मैनुअल में क्या आता है, सेल मैनुअल इज अ गाइड बुक फॉर द सेल पीपल दैट एक्सप्लेन कंपनी पॉलिसी, सेल्स प्रोसीजर, प्रोडक्ट डिटेल एंड सेलिंग टेक्निक्स। सेल मैनुअल जो होता है गाइड बुक होती है, किसके लिए होती है, ये सेल पीपल के लिए होती है, ठीक है। सेल पीपल यानी बोले तो जो सेल करता है, उसमें कंपनी की पॉलिसी, कंपनी के प्रोसीजर, प्रोडक्ट की डिटेल, ये सब चीजें उसे पता होंगी तभी तो वो आगे कस्टमर को एक्सप्लेन करेगा ना। तो ये सारी चीजें भी उसे पढ़नी पड़ती हैं। ट्रेनिंग टूल होता है एक तरीके का, और ये एक तरीके से रेगुलर बेसिस पे उसे करना होता है। गुड सेल रिपोर्ट जो होती है बेसिकली उसमें सबसे पहले आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का होना बहुत जरूरी है। डाटा मस्ट बी करेक्ट, हमारा डेटा बहुत करेक्ट होना चाहिए, वेरीफिएबल, बिल्कुल वेरीफाइड होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली प्रेजेंटेड, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइमलाइनेंस में आता है रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड रेगुलरली। हमें अपनी रिपोर्ट टाइमली सबमिट करनी होती है, रेगुलर बेसिस पे करनी होती है और ऑन टाइम करनी होती है, क्योंकि अगर हम एक दिन भी डिले कर देते हैं, कुछ दिन डिले कर देते हैं और अच्छे से रिपोर्ट नहीं बनाते, तो इससे हमारे फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है और हमारी सेल भी गिर सकती है। कंपेरेबिलिटी में आता है मंथली और ईयरली, इसको कंपेयर किया जाता है परफॉर्मेंस को, क्योंकि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड होता है, इट शुड हेल्प मैनेजर लाइक करेक्टिव एक्शन ले सके। कंसाइज होती है, अवॉइड अननेसेसरी की जो डिटेल्स होती हैं, कुछ फैक्ट फिगर होती हैं, उस पर फोकस किया जाता है। एथिकल एंड लीगल इश्यूज इन सेलिंग। एथिकल इश्यूज कौन कौन से आते हैं, जैसे सेल पर्सन मस्ट फॉलो ऑनेस्टी एंड फेयरनेस इन ऑल द डीलिंग। जितनी भी उसे डीलिंग करनी है बिल्कुल ईमानदारी के साथ करनी है, बिल्कुल फेयरनेस तरीके से करनी है, कोई भी धोखाधड़ी ये सब चीजें नहीं करनी। मिस रिप्रेजेंटेशन और फॉल्स क्लेम। सेकेंड आता है प्रेशरिंग कस्टमर टू बाय। कभी बार क्या होता है कि हमारे को अपने कमीशन के चक्कर में हम कस्टमर को पागल बना देते हैं, या फिर हम कस्टमर के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, या फिर हम उससे डिफेक्ट छुपा लेते हैं कस्टमर से, या फिर हम कस्टमर की बहुत सारी चीजों को इग्नोर मार के अपना फायदा सोचते हैं। तो ये एथिकल इश्यूज है जो कि नहीं आने चाहिए। लीगल इश्यूज कौन से आते हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सीपीए, प्रोटेक्ट बायर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड। अगर हम कुछ अनफेयर ट्रेड करेंगे तो बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ बनाया गया, ये कानून बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है कि बायर एंड सेलर के जो एग्रीमेंट्स है उसके कुछ लॉज लिखे गए हैं। कंपटीशन लॉ में भी आता है, जैसे मोनोपोलिस्टिक को प्रिवेंट करना, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट आता है एथिकल सेलिंग बिल्ड ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशन एंड अ गुड रेपुटेशन। सेल्स क्लोजिंग टेक्निक में आता है क्लोजिंग द सेल। लास्ट में हमें अपनी सेल को क्लोज करना होता है और उसके पर निर्भर करता है।
हमारे कस्टमर पे कि वो लेगा कि नहीं लेगा। कॉमन क्लोजिंग टेक्निक्स में आता है अजम्पशन क्लोज आता है, ऑल्टरनेटिव चॉइस क्लोज आता है, समरी क्लोज आता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, इसमें तो बस ये सब आता है। एक्ट एज इफ द कस्टमर हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, मतलब अगर कस्टमर ने पहले से डिसाइड कर रखा है, फिर उसके बाद उसको 2 ऑप्शन मिल जाए, फिर वो समरी बनाएगा, फिर उसके बाद क्या होता है कि वो देखता है कि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, आस्क डायरेक्टली फॉर द ऑर्डर कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो फिर वो डायरेक्टली पूछ लेगा, अगर उसको ऑर्डर चाहिए तो नहीं चाहिए तो टाटा बाय बाय। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स ऑफ अ सेल पर्सन, यानी कि सबसे पहला तो टाइम मैनेजमेंट, प्लान डेली विजिट, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स, हमें अपने इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स को जो है पहले प्रायोरिटी देनी होती है। ठीक है, एक सक्सेसफुल सेल पर्सन के बारे में बात कर रहा है ये। रिकॉर्ड कीपिंग होती है, डेटा आपको टाइमली बनाना है। आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो पेपर में आप ये भी सोच सकते हो, आपको एज अ अपने ऊपर अपने आप को सेल पर्सन बनाना है और ये सोचना है कि अगर आपको कोई कस्टमर को सामान बेचना है तो सही तरीके से अगर बेचना है तो आप क्या क्या पॉइंट्स आजमाओगे, वही सारे पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगे और आप लिख पाओगे। जैसे टाइम को मैनेज करना, रिकॉर्ड टाइमली बनाना, टेरिटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, गोल सेट होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छे से होना चाहिए, यही सारे पॉइंट्स है, फॉलो अप एक्शन है, ये सब आप बना के भी लिख सकते हो। एथिक्स में क्या आता है? एथिक्स में आता है कि एथिक रेफर टू मोरल प्रिंसिपल, गाइड अ पर्सन बिहेवियर इन अ बिजनेस। हर एक पर्सन को अपने मोरल वैल्यूज जो होती है वो पता होती है, मोरल प्रिंसिपल पता होती है, बट बिजनेस के अंदर भी पता होनी जरूरी है। कि इट मीन्स डूइंग व्हाट इज राइट, फेयर एंड ऑनेस्ट, क्या सही है, कैसे करना है सही तरीके से, ये होते हैं एथिक्स जो हमारे को बिजनेस में सिखाए जाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम पैसा कमाने लगते हैं ना, तो अपने मोरल प्रिंसिपल भूल जाते हैं और काफी सारे लोग आजकल भूल गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस में आता है बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस, इससे हमारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। अगर हम अपने एथिक्स, अपने रूल्स, अपने मोरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कंपनी की इमेज भी इंप्रूव होती है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है और लीगल प्रॉब्लम को भी ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, नॉट लाइंग अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी और हिडन कॉस्ट, हमें कॉस्ट को छुपाना नहीं है और उसकी क्वालिटी को भी दबाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना कि ये हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया हमने सेल के चक्कर में और बाद में कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है और फिर दिक्कत होगी। नेक्स्ट आता है हम लोगों का मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की। हायरार्की ऑफ नीड्स हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा है। तो हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी है, सोशल एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल नीड में आता है रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब आता है। सेफ्टी नीड्स में आता है स्टेबिलिटी चाहिए हर इंसान को, सिक्योरिटी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। सोशल नीड में आता है जैसे फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, बिलोंगिंग्स, ये सब आता है। स्टीम नीड्स में आता है जैसे स्टेटस, हर किसी का एक स्टेटस सिंबल होता है, रिस्पेक्ट होती है, हर किसी को चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है पर्सनल ग्रोथ होना और फुलफिलमेंट होना, ये सब आता है। सेलिंग के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि लग्जरी गुड अपील टू द स्टीम नीड। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में डिपेंड करता है कि किस तरीके से सेल होने वाली है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सेल पर्सन कैसे बायर को जो है वो बेचेगा। मतलब अगर किसी कस्टमर की नीड है सिर्फ क्लोथ्स खरीदने की या फिर कोई छोटा मोटा सामान लेने की, तो आप उसको छोटे मोटे सामान के लिए कन्विंस कर सकते हो, ना कि कोई लग्जरी कार के लिए या लग्जरी आइटम के लिए। बाइंग मोटिव में आता है सबसे पहला, बाइंग मोटिव इज अ रियल रीजन, साइकोलॉजिकल ड्राइव दैट इन्फ्लुएंस अ कस्टमर टू मेक अ परचेज। बाइंग मोटिव में आता है कि हमें ये जानना है कि वो पर्सन वो चीज क्यों खरीदेगा, उसका मोटिव क्या है, उसका मकसद क्या है। कोई मकसद होगा तभी खरीदेगा। जैसे हमें कुछ सामान खरीदना है तो हमारा कुछ मोटिव होता है कि हमारे घर में शादी है, पार्टी है, पर्सनल यूज है या किसी को गिफ्ट करना है, ऐसे मोटिव होना चाहिए। अब जैसे कि इमोशनल मोटिव आता है बेस्ड ऑन फीलिंग्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे लव हो गया, प्राइड हो गया, कंफर्ट, ये सब। रैशनल मोटिव में आता है प्राइस, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तब हम वो चीज को खरीद लेते हैं। ठीक है, पैट्रोनेज मोटिव में आता है बेस्ड ऑन लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, कि हम एडिक्टेड हैं कि जैसे हमें H&M की ड्रेस लेनी है तो हमें सिर्फ H&M से ही लेनी है, ऐसे हम ब्रांड को लेके जो है, स्टोर को लेके वो है कि हाँ यही प्रोडक्ट चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए। प्रोडक्ट मोटिव में आता है कि बेस्ड ऑन अट्रैक्शन टूवर्ड स्पेसिफिक फीचर, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं या वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा कलर है या कुछ डिजाइन अच्छा है तो हम लोग ले लेते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, हेल्थ सेल पर्सन अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल पर्सन होता है वो कस्टमर के बिहेवियर को जान पाता है, समझ पाता है और मोटिव जो है उसको टारगेट कर पाता है। सेल पीपल तो आपको ऊपर से मैं पढ़ाती हुई आ रही हूँ, क्या होता है सेल पीपल जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, सेल पीपल आर द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को समझाते हैं। रूल एंड इम्पोर्टेंस, बहुत सारी कंपनी इनको हायर करती है और स्किल ज्यादातर ढूंढती है ताकि उनकी कंपनी की जो सेल है वो अच्छे से हो जाए और ग्रोथ भी हो।
रूल एंड इंपॉर्टेंस क्या है, लिंक बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर, कंपनी और कस्टमर के बीच का ना लिंक बन जाता है, क्योंकि कभी भी कंपनी का मालिक जो है वो एक एक कस्टमर के घर जाके उसको चीजें नहीं बताएगा या अपनी कंपनी में खड़े होकर एक एक चीजें एक्सप्लेन नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने सेल पर्सन को हायर करते हैं और अच्छे खासे स्किल पर्सन को हायर करते हैं ताकि उनकी कंपनी के जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उनको एक्सप्लेन किया जाए और उनके कस्टमर तक उन तक वो बात पहुंच जाए। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में आता है कि जैसे कि इंटरेस्ट को क्रिएट करना, ठीक है, बायर की चीजों पे काम करना, कस्टमर का फीडबैक भी लेते हैं, कंप्लेंट्स, सजेशंस, ओपिनियन ये सब लेते रहना टाइमली। आफ्टर सेल सर्विस जो होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम जानेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारी सेल पर्सन ने कोई गलती करी है या हमारा प्रोडक्ट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, ये सारे पॉइंट जानना। मार्केट रिसर्च होती है, गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्पिटिटर एंड ट्रेंड्स, हमें अपने कॉम्पिटिशन को भी साथ साथ देखना होता है, ट्रेंड्स जानना होता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है, इसमें ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी तभी बनती है जब हम उनके टाइम टू टाइम फीडबैक लेते रहते हैं, उनकी कंप्लेन को सुनते रहते हैं और उन पे काम करते हैं। अब मान लो कोई पर्सन ऐसा है जो अपने सेल पर्सन को रख के बैठा है और उसको बहुत सारी कंप्लेनें आ रही हैं और कंपनी का मालिक उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, ना सेल पर्सन पे ध्यान दे रहा है, तो कंपनी एक टाइम पे आके कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं बनाएगी और कस्टमर के कंप्लेन पे डाउट्स पे काम नहीं करेगी तो कंपनी जो है वो डूब जाएगी। गुड सेल पर्सन की क्वालिटीज क्या है, जैसे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तभी वो कस्टमर को समझा पाएगा, अच्छी कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल पर्सन बोलता जाए बोलता रहे, कस्टमर की ना सुने और कस्टमर को ही सुना दे, तो लिसनिंग स्किल भी उसके पास मस्ट होनी चाहिए, ये मस्ट है। ऑनेस्टी और पेशेंस होना चाहिए, कोई भी गलत चीज उसको नहीं बेचनी है, एबिलिटी टू हैंडल ऑब्जेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेल मैनेजमेंट का। नाम से ही क्लियर है, सेल मैनेजमेंट मतलब यहाँ पर सेल को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, यानी कि आप पहले चीजों को प्लान करो, फिर डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपकी सेल्स जो है वो टारगेट होती रहेंगी, टाइमली सेल्स होती रहेंगी। सेल्स के कुछ फीचर हैं, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जैसे गोल ओरिएंटेड, हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इतनी सेल करनी है, सेल बढ़ानी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसकी नीड को पूरा करना है और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। और साथ ही साथ ये आर्ट एंड साइंस भी है और मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट भी है और ये पीपल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि ट्रेनिंग सेल पर्सन को देना है, मोटिवेट करना है और नए नए पर्सन को भी हायर करते रहना है। सेल मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल मैनेजमेंट का मकसद क्या है, सेल को टारगेट करना, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो कंपनी को, यही हर कोई चाहता है, तभी कंपनी जो है वो सेल पीपल को हायर करती है। इससे क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, कस्टमर के रिलेशनशिप बिल्ड हो, सेल फोर्स डेवलप हो, मार्केट एक्सपेंशन होना चाहिए और इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। सेल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या, सबसे पहला आता है सेल प्लानिंग, यानी कि सेल की प्लानिंग करना कि किस तरीके से गोल, पॉलिसी, स्ट्रेटजी जो है वो बनने वाली है। सेल फोरकास्टिंग में आता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल, जो हमारी फ्यूचर की सेल है वो किस पे बेस्ड होती है, पास परफॉर्मेंस पे, कि हमारी पास की परफॉर्मेंस कैसे काम कर रही है, उसके हिसाब से अगर हम सही डिसीजन लेंगे तो हमारी फ्यूचर में सेल अच्छी होगी, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन होगा, हायरिंग क्वालिफाइड एंड कैपेबल सेल पीपल हमें चाहिए होते हैं, अच्छे अच्छे सेल पर्सन चाहिए जो अच्छे से बात करें, उनके पास लिसनिंग स्किल्स भी हों, अच्छे से वो चीजों को समझे, डाउट को क्लियर कर पाए, कस्टमर की नीड को समझ पाए, सेल बजटिंग हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो। सेल मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो जो हमने फीचर में पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट मतलब है कंपनी जो है वो पर्सन्स को बुला रही है अपनी कंपनी के अंदर काम के लिए, ठीक है, जॉब्स के लिए। तो रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, हमें कस्टमर को नहीं, एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें एक्चुअल कैंडिडेट कौन से चाहिए, पोटेंशियल कैंडिडेट कौन से, और हमें अपनी कंपनी के लिए राइट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पीपल चाहिए होते हैं जो हमें राइट टाइम पे राइट पोजीशन के लिए मिल जाए। ऐसा नहीं है हमें अकाउंटेंट चाहिए तो हम कोई 8th पास या फिर 10th पास पर्सन को बुला रहे हैं, तो यानी कि राइट पर्सन को राइट प्लेस पे बुलाना है और सही टाइम पे बुलाना है। रिक्रूटमेंट के कुछ नेचर्स हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, हमने अप्लाई करवा दिया है जॉब्स के लिए, अब जो आएंगे उनमें से सिलेक्शन होगा। लिंक रहता है जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर का, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, यानी कि तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, एम्प्लॉय को हमें चेंज भी करना पड़ता है, जो काम नहीं करे उनको भेजना भी पड़ता है और जो अच्छे वर्कर है उनको लाना पड़ता है। टू वे प्रोसेस रहता है, ये गोल ओरिएंटेड होता है। कुछ पॉइंट तो बिल्कुल कॉमन है, बना के लिख सकते हो। रिक्रूटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला आता है कि लार्ज पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट को ये अट्रैक्ट करता है, जैसे हमने वैकेंसीज निकाल दी हैं, और to reduce higher cost and time to increase organization effectiveness through better staffing to maintain
वर्कफोर्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि जो हमारी वर्कफोर्स की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है। रिक्रूटमेंट के कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि इंटरनल सोर्स है। हमने अगर अपनी कंपनी में 10 लोगों को 10 एम्प्लॉय को बुलाना है तो बुलाने के दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बुला रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से बुला रहे हैं। इंटरनल में आता है जैसे हमने किसी पोजीशन पे अपग्रेड करना है, किसी करंट एम्प्लॉय को अपग्रेड करना है, हायर पोजीशन पे भेजना है, तो हम प्रमोशन कर देंगे, उसका ट्रांसफर कर देंगे, एक डिपार्टमेंट से दूसरे ब्रांच में उसको डाल देंगे, या इंटरनल एडवर्टीजमेंट चलाएंगे कि कोई एम्प्लॉय का जानकार है तो वो भी बुला सकता है। एम्प्लॉय के कुछ रेफरल्स हो सकते हैं जो कि ला सकता है वो। एडवांटेजेस में आता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, टाइम सेव करता है, हमें ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होती किसी भी एम्प्लॉय को बुलाने के लिए। मोटिवेट एम्प्लॉय होता है इससे, जैसे हमने किसी की पोजीशन को अपग्रेड करा, यानी कि अगर हमने उसको प्रमोशन दिया है तो वो मोटिवेट होता है एम्प्लॉय। ठीक है, ये सारे हैं। इसकी बुराई है कुछ, जी हाँ, लिमिटेड द एंट्री ऑफ न्यू टैलेंट, जो नया टैलेंट है वो उसके अंदर लिमिट लग जाती है। मे कॉज जेलसी अमंग एम्प्लॉय, और उसमें जेलसी फैक्टर भी एम्प्लॉय के अंदर देखा जाता है। एक्सटर्नल सोर्स में क्या आता है, जो बाहर से बुलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। हमने किसी एजेंसी को बोल दिया कि हमें इस पोजीशन पे पर्सन चाहिए तो आप हमारी कंपनी में भेज देना, तो ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से टाई अप करती है कंपनीज। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, जैसे कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको लेकर आती है अपनी कंपनीज में। एडवर्टीजमेंट चलाई जाती है, ऑनलाइन पोर्टल पे डाला जाता है, जॉब फेयर्स, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है वेबसाइट जॉब पोर्टल पे। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि ब्लू कॉलर और टेम्परेरी जॉब्स के लिए उनको बुलाया जाता है। इसके कुछ फायदे हैं, न्यू आइडियाज हमारी कंपनी में आ जाते हैं, नया टैलेंट आ जाता है। सिलेक्शन जो होता है उसमें थोड़ा सा कंपनी को बेनिफिट होता है क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑप्शंस होता है। बुराई क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है, क्योंकि खर्चा करोगे तो ही आपको न्यू टैलेंट मिलेगा। न्यू एम्प्लॉय टेक टाइम टू एडजस्ट, और नया जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी में एडजस्ट होने में भी टाइम लगाता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आपको वैकेंसी को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि एम्प्लॉय कौन सा चाहिए, कितने एम्प्लॉय चाहिए। फिर हमें जॉब जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्किल कौन सी चाहिए। सोर्सेज को चूज करना होता है, वैकेंसी को एडवर्टाइज भी करवाना होता है, और एप्लीकेशन रिसीव होती है। उसके बाद स्क्रीनिंग होती है कि कौन सा शॉर्टलिस्ट करना है और कौन से, अगर 10 लोग हैं कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने आए तो 10 में से 2 चाहिए, तो 2 बेस्ट कौन से हैं, तो वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग होती है। रिक्रूटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस है वो आप फीचर में से बना के लिख सकते हो, सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आता है, सिलेक्शन मींस दैट कि आपने बहुत सारे कैंडिडेट को बुला लिया है और उसमें से आप बेस्ट के को चूज कर रहे हो, जैसे मैंने अभी अकाउंटेंट का एग्जांपल दिया था। नेचर क्या है, नेगेटिव प्रोसेस रहता है इसके अंदर। इट एस्टिमेट अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेंट। कई बार क्या होता है, कोई जो पर्सन होता है वो निराश भी हो जाता है, जेलसी फैक्टर भी आ जाता है इसमें। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। ये सारे पॉइंट सेम है, आप बना के लिख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है इनिशियल इंटरव्यू। आपने पहले एक नॉर्मल सा इंटरव्यू लेना होता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है, तो पर्सन उसको भरता है। फिर एम्प्लॉयमेंट के कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ये सारे टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू होता है फाइनल, जिसमें क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है, पैनल इंटरव्यूज होते हैं। उसके बाद आता है रेफरेंस देखा जाता है, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आप किसके द्वारा आए हैं, जिसके द्वारा आए हैं उसका इमेज कैसी है या फिर किस तरीके से आप आए हो। मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर आपको जॉब ऑफर की जाती है और उसके बाद आपको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन होता है, यानी कि आप कंपनी में आ गए और आपको पुराने एम्प्लॉयज के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसेस के इंपॉर्टेंस। आप वही लिख सकते हो कि कंपनी को राइट पर्सन चाहिए राइट जॉब के लिए। एम्प्लॉय को जो टर्नओवर होती है वो रिड्यूस हो जाती है और वर्क की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, क्योंकि आप नए नए पर्सन को मौका दे रहे हो अपनी कंपनी में आने का, और एक टीम बन जाती है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी इनहांस होता है और मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायर बिहेवियर, बायर मोटिवेशन। बायर बिहेवियर जो होता है वो एक तरीके का एक्शन है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, जिसमें इंडिविजुअल या कोई ग्रुप जो होता है व्हेन दे बाय, यूज, डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी बायर का बिहेवियर जानो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपको कोई सामान बेचना है तो आप सबसे पहले ये देखोगे ये जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए बना है, फिर आप उसको किस हिसाब से बेच सकते हो, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से आप बेचोगे। आप देखोगे कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो बनाया है आज के यूथ के लिए। जैसे लेट सपोज आपने कोई कॉर्ड सेट बनाया है, चाहे वो बॉयज का है चाहे वो गर्ल्स का, तो आपने पहले क्या करा, अपनी ऑडियंस को पहचाना, उसके बाद देखा कि उनका टेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है उस प्रोडक्ट को लेके, तो आप इजीली बेच पाओगे सामान को। जैसे कंज्यूमर ओरिएंटेड
आप क्या करते हो, कंज्यूमर के बारे में सोचते हो ना, अपने बारे में नहीं सोचते कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है। आप ये देखते हो कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कौन सा है, कंज्यूमर किस पे फोकस कर रहा है, उसकी डिजायर क्या है, उसकी वांट्स क्या है कस्टमर की, आप उस पे काम करते हो। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, लॉजिकल एंड इमोशनल फीलिंग बेस्ड डिसीजन होता है, डायनेमिक होता है, ट्रेंड टाइम एनवायरनमेंट के हिसाब से, बायर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। काफी सारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे सोशल, पर्सनल, कल्चरल। गोल ओरिएंटेड फिर से है। बायर बिहेवियर के कुछ टाइप हैं। सबसे पहला आता है कम्प्लेक्स बायर बिहेवियर, यानी जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंसिव, जैसे गाड़ी है, घर है, तो ये कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। इसमें पर्सन जो है अच्छे से इंक्वायरी वगैरह करके, अच्छे से जांच के फिर चीज लेता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये काफी एक्सपेंसिव होता है। और एक्सपेंसिव चीजों के लिए पहले डेटा को निकाला जाता है, समरी बनाई जाती है, उसके बाद उस प्रोडक्ट पे खर्चा किया जाता है, और छोटे मोटे सामान के लिए इतना नहीं सोचा जाता, ठीक है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर्स में आता है, जैसे साबुन है, नमक है, ये तो ब्रांड जो होता है, लो इन्वॉल्वमेंट होती है बायर के बिहेवियर में। परचेजेस आर मेड आउट ऑफ हैबिट, ये हमारी हैबिट है कि हम यही नमक खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा ही खाते हैं, नॉर्मल टाटा का खाते हैं तो वही खाते हैं, या जो सोप हमें पसंद है वो चाहिए। वैरायटी सीकिंग बायर बिहेवियर मतलब लो इन्वॉल्वमेंट बट मेनी ब्रांड ऑप्शन। देखो, इन्वॉल्वमेंट काफी लो रहती है लेकिन ब्रांड के ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे स्नैक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत सारी मिल जाती हैं। बायर स्विच ब्रांड फॉर वैरायटी, जो बायर है वो स्विच भी कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वैरायटी है, उनको लगता है कि यहाँ नहीं तो वहां से, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है। बायर मोटिवेशन में आता है बेसिकली बेस्ड ऑन फीलिंग एंड इमोशन, जैसे लव, इफेक्शन, कोई गिफ्ट है, कोई टॉय है, कोई लग्जरी कार है, ज्वेलरी है, ये इमोशनल मोटिव्स होते हैं, ठीक है। और बायर मोटिवेशन होता है एक इनर ह्यूज और डिजायर दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू बाय अ प्रोडक्ट, कि वो अपने मोटिवेशन के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वो सामान को बाय करे। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अनसेटिस्फाइड नीड एंड पुशेस द इंडिविजुअल टू टेक बाइंग डिसीजन। रैशनल मोटिव में आता है जैसे कि बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, जैसे क्वालिटी है, प्राइस है, ड्यूरेबिलिटी है, यूटिलिटी है, ये सब आता है। ये सारे चीजें मैंने ऊपर आप लोगों को कराई थी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेल फोर्स। सेल्स फोर्स नाम से ही समझ आ रहा है, सेल फोर्स इज अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय ऑन ऑर्गेनाइजेशन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेल फोर्स में क्या होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय का ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उनको अपने प्रोडक्ट के सर्विस को बेचना है, ठीक है, और कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है। सेल पीपल जब आएगा तो वो एक पर्सन है, सेल फोर्स आएगा तो समझ लेना बहुत सारे एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने पे ध्यान देते हैं। पीपल ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड, डायनेमिक, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। कुछ नया नहीं है जो कि मैं आपको समझाऊं, और इजी इजी है। फंक्शन ऑफ सेल फोर्स में आता है सेलिंग प्रोडक्ट है, मार्केट फीडबैक लेना होता है, कस्टमर रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। आप ना 2 क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना, अच्छे से समझ लोगे तो बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। आफ्टर सेल सर्विसेज सपोर्टिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। गुड सेल पर्सन की कुछ क्वालिटी क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज ऊपर मैंने कराया था आपको, सेम वही है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशनल टेक्निक्स क्या होती हैं। तो देखो, मोटिवेशनल टेक्निक में आती है, मोटिवेशनल टेक्निक आर द स्ट्रैटेजीज एंड मेथड यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी संस्था है, हमारी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कुछ मेथड और स्ट्रैटेजी लगाती है ताकि जो हमारा कंपनी में, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन टू इनकरेज, इंस्पायर सेल पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट, यानी जो हमारा सेल पीपल है उसको इनकरेज करना है, इंस्पायर करना है, ताकि वो अपना बेस्ट करे। अगर वो बेस्ट करेगा तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, फिर वो सामान खरीदेगा, खरीदेगा तो सेल होगी, सेल होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस बिहेवियर है, गोल ओरिएंटेड, वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। मोटिवेशनल टेक्निक के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि ये लिखा, सेल परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है, जॉब भी सेटिस्फाई होती है, टीम वर्क भी इनकरेज होता है, स्किल भी डेवलप होती है। मोटिवेशनल टेक्निक के कुछ यहाँ पे टाइप्स बताए गए हैं, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है, इसको अच्छे से समझो। जैसे कि मोटिवेशनल टेक्निक यानी कि हमें सेल पीपल को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उसको अच्छी सही टाइम पे फिक्स सैलरी देनी है, और उसको कमीशन भी देना है, यानी कि इंसेंटिव भी देना है, ताकि वो इनकरेज हो, यानी वो मोटिवेट हो। जब वो मोटिवेट होगा तो कस्टमर पे ज्यादा ध्यान देगा, और जब ज्यादा ध्यान देगा तो आपको पता ही है, फिर सेल होगी तो ग्रोथ होगी। तो बोनस वगैरह भी, रिवॉर्ड्स भी देते रहना है। किसको देना है? सेल पीपल को देना है। कौन देगी? कंपनी देगी। कंपनी किसको देगी? सेल पीपल को। तो आप इस तरीके से याद रखना, कंपनी टू सेल पीपल, तो ये पूरा क्वेश्चन याद रहेगा। तो इसके अंदर आता है प्रॉफिट भी शेयर करना होता है, कभी कभी सेल के ध्यान देना है, कैश प्राइस वगैरह दे दिया, इस तरीके से। नॉन फाइनेंशियल कैसे मदद कर रही है सेल पीपल की, तो
इसमें आता है अवार्ड्स वगैरह हो गया, कभी हमने कोई पार्टी गेट टुगेदर रख दिया, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी दे दी, ट्रेनिंग दे दी, इस तरीके से। साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हम कैसे दे सकते हैं, उसको टारगेट करना है, क्लियर कट बात बतानी है, इस तरीके से सेल्स करनी है, इस तरीके से काम करना है। मोटिवेशन टेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंस है, सेल प्रोडक्टिविटी भी इससे बूस्ट हो जाएगी, बूस्ट होगी तो अच्छा मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय को भी, एम्प्लॉय टर्नओवर भी रिड्यूस होगा और कस्टमर सर्विस जो है वो भी इंप्रूव होती है और इनोवेशन इनकरेज होता है, असाइन गोल्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट एक रिटन और एक प्रिंटेड रिकॉर्ड होता है जिसमें प्रोवाइड किया जाता है, एविडेंस होती है ट्रांजेक्शन की, एक सबूत होता है कि ये ट्रांजेक्शन हुई है, ये एग्रीमेंट हुआ है, ये कम्युनिकेशन हुआ है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं क्या बिजनेस में? हाँ जी बिल्कुल हैं, क्योंकि कभी बार क्या होता है, प्रोवाइड प्रूफ इन केस ऑफ डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हमारे पास एक सबूत रहता है, रिकॉर्ड भी रहता है, तो उससे सेल हिस्ट्री निकल आती है। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, फैसिलिटेट क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, बायर सेलर अदर स्टेक होल्डर, ये सारी चीजें भी इससे क्लियर कम्युनिकेशन रहती है बायर के बीच में, सेलर के बीच में। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग होता है, जो कि हमारे मैनेजमेंट, जो हमारे ऑर्डर्स जा रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, पेमेंट हो रही है, उसको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। सेल डॉक्यूमेंट्स के टाइप के सबसे पहले तो कोटेशन, जैसे प्राइस लिस्ट होती है ना, कि एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल दी जाती है, ये इतना प्राइस है, इतने रुपए का है, इतने का हमने ऑफर किया, बिफोर सेल कितना था, फिर ऑर्डर होता है, ठीक है, रिटर्न कंफर्मेशन दी जाती है फ्रॉम द बायर रिक्वेस्टिंग गुड्स और सर्विस फ्रॉम द सेलर। नेक्स्ट आता है इनवॉइस, यानी कि बिल। बिल में आता है लिस्ट द प्रोडक्ट सोल्ड, हमने कितना प्रोडक्ट बेचा, कितनी क्वांटिटी में बेचा, कितने रुपए का बेचा, ये इनवॉइस में सब मेंशन होता है। डिलीवरी नोट होता है कि कंपनी ने जो है गुड्स कब डिलीवर करे, कब शिप करे, ये सारी चीज की इन्फॉर्मेशन होती है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी यहाँ पे तैयार किया जाता है कि सामान कोई वापस आया है या वापस जाना है या पेमेंट रुकी हुई है। पेमेंट वाउचर भी तैयार किए जाते हैं, एक सबूत रहता है कि हाँ पैसा आ गया, कल को कस्टमर ये नहीं कह सकता कि मैंने पैसे नहीं दिए हैं, या फिर वापस आ जाए सामान तो एक्सचेंज करके कैसे देना है। सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, सेल रिपोर्ट बनती है, वे बिल बनता है जिसमें कंसाइनमेंट की चीजें इन्फॉर्मेशन होती है कि इंडिकेटिंग गुड्स शिप्ड हो गया, डेस्टिनेशन हो गया, रिसीवर की एक्नॉलेजमेंट होती है बेसिकली। लेटर ऑफ क्रेडिट आता है, बैंक इशू करता है डॉक्यूमेंट गारंटिंग पेमेंट टू द सेलर अंडर द एग्रीड कंडीशन, की इस कंडीशन में कौन पैसे पे करेगा। नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती है। Interpersonal skills are the ability that help a person interact, communicate and build relationship effectively with others. होता क्या है ना कि जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो सेल पीपल की स्किल्स होती है, वो डील करती है कस्टमर के साथ, कलीग के साथ, मैनेजर के साथ, उनको कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं ताकि कंपनी का सामान बिके तो ग्रोथ, ग्रोथ है तो अगेन चलता रहेगा। इंटरपर्सनल स्किल जो होती है पीपल ओरिएंटेड होती है ये, यानी हम फोकस करते हैं कम्युनिकेशन पे, रिलेशनशिप पे, टू वे कम्युनिकेशन रहता है, यानी स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों ही चाहिए होती है, ये नहीं कि सिर्फ कोई बोल रहा है, सुन नहीं रहा, सुनना और बोलना दोनों रहता है। बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है और टीम वर्क भी इससे फायदा मिलता है। सेल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होता है, आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनी रहती है, कम्युनिकेशन इनहांस होता है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी इससे मदद मिलती है, यानी कस्टमर की कंप्लेन को अगर हम हैंडल करेंगे तो वो कस्टमर टिका रहेगा और दोबारा दोबारा प्रोडक्ट लेता रहेगा। टीम वर्क भी बूस्ट होती है और हमारी सेल की एफिशिएंसी भी इससे बढ़ जाती है। वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। इंटरपर्सनल स्किल फॉर सेल पीपल में आता है कम्युनिकेशन स्किल, आपको पता है कैसी होती है, एक बोल की होती है और एक नॉन वर्बल होती है। लिसनिंग में क्या होता है, कस्टमर की नीड को पहचानो, फीडबैक, कंसर्न वगैरह, वही सारे पॉइंट्स हैं, बस घुमा फिरा के यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हो बना बना के। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे मैम आप तो यही कह रहे हो कब से कि ये सब तो बता दिए, देखो वही सारे पॉइंट्स हैं, मैं बार बार फिर वही एक्सप्लेन करूंगी, जो नया है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्रोस्पेक्टिव एंड क्वालिफाइंग में क्या था, प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग ऑफ फॉर पोटेंशियल कस्टमर प्रोस्पेक्ट हु इज लाइकली टू बाय अ कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोस्पेक्टिव में आता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम ढूंढते हैं कि पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है। ये चीज भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लेट सपोज सेल पीपर बन जाओ अपने ऊपर लेकर, तो मैं ना अभी ये बताने के बाद ना आपको दो टॉपिक समझाऊंगी ऐसे अपने एग्जांपल देके, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो होता क्या है कि हम जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस देने लगते हैं तो हम सबसे पहले ढूंढते हैं कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर कौन सा है ना। तो अगर हमने उस पे काम कर लिया, उसके बारे में सोच लिया, तो समझ लो हमारा सारा काम हो गया, और वही हमारा प्रोस्पेक्टिव है और वही हमारी क्वालिफाइंग है। यानी कि हमने करना क्या है, आइडेंटिफाई पीपल हु नीड द प्रोडक्ट, कि हमने जो कॉर्ड सेट बनाया है या हमने जो सर्विस देनी है, हमने जो प्रोडक्ट देना है वो किस पर्सन के लिए है, टू सेव सेल टाइम,
इससे क्या होता है, हमारी सेल टाइम सेव होती है, एफर्ट्स बच जाते हैं और पाइपलाइन जो होती है वो बिल्ड होती है, फ्यूचर सेल अपॉर्चुनिटी भी खड़ी हो जाती है क्योंकि हम डायरेक्ट कस्टमर पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्ट सोर्सेज क्या है, रेफरल है, ठीक है, नेटवर्किंग है, एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्सेज है कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे, ऑनलाइन एड चला के, ट्रेड फेयर में उसको जो नेटवर्क बनाएंगे, सोशल इवेंट्स करा के, कंपनी के रिकॉर्ड्स बना के, यानी पास कस्टमर जो होंगे उनसे इंक्वायरी लेके, ये सारी चीजों से क्या है, हमें पता लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ लाई कर रहा है और हम आगे कितनी सेल कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिव के टेक्निक्स क्या है, जैसे कि कोल्ड कॉलिंग होती है, डायरेक्ट मेल कैंपेन्स चला दिए जाते हैं, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाला जाता है, डोर टू डोर सेलिंग भी होती है, हर तरीके से होती है, वो डिपेंड करता है कंपनी कितना खर्चा कर रही है। क्वालिफाइंग में आता है, क्वालिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग प्रोस्पेक्ट टू डिटरमाइन वेदर दे आर लाइकली टू बिकम एक्चुअल बायर, वो है या नहीं है, वो क्वालिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बजट, हम्म बजट हो गया, कैन द प्रोस्पेक्ट अफोर्ड द प्रोडक्ट, अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा ये प्रोडक्ट कौन खरीदने वाला है, किस कैटेगरी के लोग खरीदेंगे। अथॉरिटी में आता है, डज द प्रोस्पेक्ट हैव द पावर टू मेक द परचेज डिसीजन, वो लेने के बारे में सोचेंगे या फिर सोचेंगे तो आगे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, या फिर सोचेंगे ही नहीं, नीड उनकी है या नहीं, टाइमिंग क्या रहेगी, कब वो बाय खरीदेंगे करेंगे, अगर एक बार खरीद ले तो दोबारा खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। ये कंपनी काफी गहराई में जाके ये चीजें सोचती है, तभी ये बुक बनाई गई है। जब इन फ्यूचर आज आप पढ़ रहे हो तो अपने बिजनेस में ये सारी टेक्निक अपनाओगे तो डेफिनेटली आगे आप बढ़ पाओगे। ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, बाकी आपको ऊपर वाला डिफिकल्ट लगे तो आप ये पढ़ सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे कॉम्बो चल रहा है, नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो वो आपको अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट करा दिया, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर भी मैंने डिस्कस कराया था, वो भी आप देख सकते हो, और ये भी मैंने करा दिया है, जो कि आपके 2025 में काम करेगा और 2026 में यही क्वेश्चन आएंगे। आप बस अच्छे से रट्टा मार लो इनको या समझ लो। साथ ही साथ जो जो एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आपको नोट डाउन कर लेने थे। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना कमेंट में, और मिलते हैं